मीट आवर हीरो ग्लाइज, एक ऐसा सड़ियल और बदसूरत बुढ़ा राजा जो बस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। पर किस्मत देखो, गॉडेस एलिस्टा प्रकट होती हैं इस थर की मेरा मतलब है इस बुजुर्ग की आखिरी विश पूरी करने। अब ये दादाजी मांगते हैं एक नई लाइफ ताकि ये दुनिया का सबसे खतरनाक सोर्ड्समैन बन सके। भाई इतनी उम्र हो गई पर चुल अभी भी तलवारबाजी की ही है। पिछली जिंदगी में तो बेचारा राजा बन के आम जनता की सेवा में ही घिसा गया, नूब्स की पिटाई करने का टाइम ही नहीं मिला। खैर सदियों बाद इसका पुनर्जन्म होता है एक नन्हे से बच्चे के रूप में। नाम वही पुराना रखा जाता है, पर ट्विस्ट तो तब आता है जब ये शीशे में अपनी शक्ल देखता है। अबे ये क्या, राजा साहब तो अब एक सुंदर सी कन्या बन चुके हैं। सही नशा है भाई, हीरो से सीधा हीरोइन। इस नई दुनिया में एथा ही सब कुछ है। एथा को कंट्रोल करना मतलब साक्षात भगवान की पावर हाथ में होना। अब अपनी नन्ही इनग्लाइज जो अंदर से वही पुराना बुड्ढा है, अपना ध्यान एथा पर लगाती है और हवा में फ्लोट करने लगती है। भाई पिछली लाइफ में तो इसने बस एथा के बेसिक सीखे थे, पर जब से पैदा हुई है इसने किसी और को इसे ऐसे यूज करते नहीं देखा। तभी अचानक बाहर एक बंदा चिल्लाता है कि मैजिसाइड बीस्ट आ गया है, सबके सब किले में छुप जाओ वरना पेटी बन जाएगी। इनग्लाइज की मम्मी सरीना कमरे में धड़क से घुसती हैं इवैक्यूएट करने के लिए और उनकी नजर पड़ती है हवा में उड़ती हुई बेटी पर। इनग्लाइज तुरंत रोना शुरू कर देती है ताकि मम्मी को लगे कि ये बस उनका वहम था। सरीना उसे गोद में उठा के दिलासा देती है कि बेटा चिंता मत कर, तेरे पापा उस जानवर को पैक कर देंगे। पर जानवर तो अलग ही स्वैग में था, वो सीधा दीवार तोड़ के कमरे के अंदर घुसाता है। धमाका इतना सॉलिड था कि सरीना की बहन जो दीवार के पास खड़ी थी वो दूर जा गिरती है। सरीना अपनी बहन को संभालती है, तभी बहन का बेटा राफेल तलवार लेके उस राक्षस के सामने खड़ा हो जाता है। जानवर ने जो दहाड़ मारी, बेचारे बच्चे की तो वहीं हवा निकल गई। सरीना तुरंत दोनों बच्चों इनग्लाइज और रफीना को राफेल के हाथ में पकड़ाती है और कहती है इन्हें लेके यहां से कट लो, इसकी गेम तो मैं बजाती हूँ। सरीना तलवार लेके बीच पे टूट पड़ती है और राफेल को भागने को बोलती है, पर अफसोस उसकी तलवार से जानवर का बाल भी बांका नहीं होता। राफेल दोनों नन्ही जानों को फर्नीचर की दीवार के पीछे छुपा देता है और बोलता है कि यहीं रहना, और खुद फिर से लड़ने निकल जाता है। इनग्लाइज को राफेल की हिम्मत देख के बड़ा गर्व होता है। वो सोचती है कि हीरो वही होता है जिसके कर्मों में दम हो। पर तभी वो जानवर अपनी पूंछ से पिलर तोड़ देता है और इम्पैक्ट से सरीना और राफेल दीवार से जा टकराते हैं। दोनों का वहीं गेम ओवर, मतलब बेहोश हो जाते हैं। जानवर उनकी तरफ बढ़ता है तो नन्ही इनग्लाइज घुटनों के बल चल के उसका ध्यान भटकाने पहुंच जाती है। उसने ठान लिया है कि इस बार वो किसी की हीरो नहीं बनेगी, बस अपनी मर्जी से जिएगी। वो बोलती है कि वो बस राफेल की हेल्प कर रही है क्योंकि उसमें हीरो वाली बात है। इनग्लाइज अपनी एथा पावर चार्ज करती है और जब जानवर उस पर दहाड़ता है वो एक ही एथा स्ट्राइक में उसकी परमानेंट छुट्टी कर देती है। खत्म, टाटा बाय बाय। 5 साल बीत जाते हैं और अब इनग्लाइज एक अप्सरा जैसी सुंदर लड़की बन चुकी है। शीशे में खुद को देख के खुद ही लाइन मारती है कि भाई फ्यूचर में तो मैं एकदम कत्ल लगूंगी। उसका कजिन राफेल और उसकी बहन रफीना, जिसे वो प्यार से रॉनी बुलाती है, वो भी बड़े हो गए हैं। मैदान में सोल्जर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं और रॉनी एक लकड़ी की तलवार उठाने की कोशिश करती है, पर तलवार इतनी भारी है कि वो बेचारी मुंह के बल गिर जाती है। इनग्लाइज उसे उठाने भागती है पर रॉनी रोने ही वाली होती है। इनग्लाइज उसे मोटिवेट करती है कि खड़ी हो और बाकी सब की तरह तलवार चला। वहीं 13 साल का राफेल भी ट्रेनिंग कर रहा होता है। रॉनी उसके लिए चेयरिंग करती है और राफेल अपने ओपोनेंट की बैंड बजा के जीत जाता है। अब राफेल की अगली फाइट राहुल नाम के लड़के से होती है। इनग्लाइज उसे समझाती है कि भाई इस राहुल को ज्यादा घूर मत, वो टाइमिंग पकड़ने में एक्सपर्ट है। फाइट शुरू होती है और राफेल का पलड़ा भारी होता है, पर वो अपने आसपास का ध्यान भूल जाता है और दीवार से जा टकराता है। बस फिर क्या था, राहुल ने मौका देखा और चौका मार के राफेल को हरा दिया। रॉनी बेचारी सैड हो जाती है, पर इनग्लाइज उसे प्रॉमिस करती है कि वो राफेल का बदला लेगी। वो राहुल के पास जाके चैलेंज करती है, पर राहुल उसे ताना मारता है कि तू इतनी नाजुक है, जाके गुड़िया से खेल, मेरे साथ तेरा गेम नहीं चलेगा। पर इनग्लाइज कहाँ मानने वाली थी। राहुल मैजिक यूज करता है उसे उड़ाने के लिए, पर इनग्लाइज के बॉडी में जो एथा है ना, वो उसके मैजिक को धुएं की तरह उड़ा देता है। वो फुल कॉन्फिडेंस में कहती है कि वो बिना किसी मैजिक के बस पिछली लाइफ वाली सोर्ड्समैनशिप से इसकी हेकड़ी निकालेगी। इस बच्चे की बेइज्जती करने के लिए वो अपनी आंखें बंद करके लड़ने का फैसला करती है। राहुल को लगता है कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है और वो गुस्से में हमला करता है, पर इनग्लाइज आंख बंद करके भी उसके हर वार को ऐसे ब्लॉक करती है जैसे कोई प्रो हो। वो एक सॉलिड अटैक करती है और राहुल सीधा जमीन चाट देता है। राहुल अपनी हार मान लेता है। एक टेढ़ी स्माइल के साथ इनग्लाइज उसे पंचिंग बैग बनने के लिए थैंक्स बोलती है। सब दंग रह जाते हैं, पर हमारी मैडम को लगता है कि उनकी स्किल्स अभी भी थोड़ी कमजोर हैं। 1 साल और गुजर जाता है और अब रॉनी और इनग्लाइज चर्च गई है बैप्टिज्म के लिए। ये एक स्पेशल रिचुअल है जिससे र्यून मिलता है और इंसान नाइट बन सकता है। र्यून एक ऐसा निशान है जिससे लोग आर्टिफैक्ट्स कंट्रोल करते हैं। इनकी 4 रैंक्स होती हैं, स्पेशल, हाई, मिडिल और लो। जितना तगड़ा र्यून उतना ही खतरनाक आर्टिफैक्ट। पहले रॉनी बॉक्स में हाथ डालती है और उसे मिलता है बो क्लास का हाई क्लास र्यून। उसके मम्मी पापा तो खुशी से पागल हो जाते हैं। इनग्लाइज भी उसे बधाई देती है, कहती है बेटा तू तो एकदम टॉप लेवल की नाइट बनेगी, छा जाएगी तू।
अब आती है असली हीरो यानी इंग्लाइस की बारी। राफेल बेचारा उम्मीद लगाए बैठा है कि इसे कोई स्पेशल क्लासरूम मिल जाए ताकि माहौल बन जाए। इंग्लाइस बॉक्स में हाथ डालती है, पर जब हाथ बाहर निकलती है तो सबका मुंह खुला का खुला रह गया। कुछ भी नहीं है वहां, एकदम सन्नाटा। सब शौक में है कि भाई इसके पास कोई रून क्यों नहीं आया। पर इंग्लाइस दिमाग की तेज है, वो समझ जाती है कि ये बॉक्स असलियत में माना को रून में बदलने के लिए बनाया गया है। आजकल के लोगों को माना यूज करना तो आता नहीं, तो ये बॉक्स उन्हें आर्टिफैक्ट के जरिए माना यूज करने की पावर देता है। वो जानती है कि अगर रून मिल गया तो उसे जबरदस्ती नाइट बनना पड़ेगा और वो पुरानी बोरिंग लाइफ फिर से शुरू हो जाएगी। इसलिए इंग्लाइस अपना एथर पावर यूज करके उस माना रून को लात मार देती है और बड़े आराम से रॉनी की स्क्वायर बनने का फैसला करती है। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 6 साल बाद, जब इंग्लाइस और रॉनी दोनों एकदम जवान और स्टनिंग हो चुकी हैं। इंग्लाइस बड़े शौक से कहती है कि उसे किसी खतरनाक मिशन या एक्सपेडिशन पे जाना है, पर रॉनी थोड़ी फट्टू है, उसे ये सब रिस्की लगता है। इंग्लाइस तो दुआ कर रही है कि काश जोरों की बारिश हो ताकि बड़े बड़े मैजिसाइड बीस्ट बाहर निकले, या कोई प्रिज्मार दिख जाए ताकि वो अपनी स्किल्स टेस्ट कर सके। भाई ये तो अलग ही नशा करके बैठी है, लड़ाई के लिए तरस रही है। रॉनी उससे पूछती है कि यार तू इतनी ब्यूटीफुल है और तेरे पास कोई रून भी नहीं है, फिर भी तुम मैजिसाइड बीस्ट्स की ऐसी तैसी कैसे कर देती है। इंग्लाइस बस मुस्कुरा के कह देती है कि ये हमारा सीक्रेट है, ज्यादा दिमाग मत चला। खैर, जब बारिश रुकती है दोनों लड़कियां किले की छत पर होती हैं और तभी उनके ऊपर से हाईलैंड गुजरता है, एक उड़ता हुआ जमीन का टुकड़ा। ये उन लोगों का घर है जिन्हें हाईलैंडर्स कहते हैं, और यही लोग उन बैप्टिज्म बॉक्सेस में आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं। ये लोग नीचे रहने वालों को आर्टिफैक्ट्स देते हैं ताकि वो बीस्ट से अपनी पेटी ना बनवा ले, और बदले में नीचे वाले इन्हें ढेर सारा अनाज और माल पानी देते हैं। एक तरह से हफ्ता वसूली चल रही है। जब हाईलैंड ऊपर से निकलता है तो इंग्लाइस थोड़ा इमोशनल होकर सोचती है कि उसके पुराने किंगडम का क्या हुआ होगा जो वो पिछली लाइफ में रूल करती थी। बाद में उस रात उनकी मुलाकात लियोन से होती है। वो समझाता है कि हाईलैंडर्स की नज़र में नीचे रहने वाले लोग एक इंफीरियर रेस यानी नीची जात की तरह है, जो उनके आर्टिफैक्ट्स के बिना अपनी रक्षा तक नहीं कर सकते। इंग्लाइस बात को पकड़ लेती है और कहती है, मतलब हमारी जिंदगी की डोर उनके हाथ में है। लियोन हाँ बोलता है और इंग्लाइस को समझाता है कि उनके सामने हमेशा स्माइल करते रहना, वरना पंगा हो जाएगा। जब दोनों बॉलरूम में बैंक्वेट के लिए जा रही होती हैं तो वो आने वाले हाईलैंडर और राजधानी से आने वाले इंस्पेक्टर के बारे में बातें करती हैं। रॉनी बताती है कि ये इंस्पेक्शन हर 2-3 साल में होती है, पर इस बार एक असली हाईलैंडर साथ आ रहा है। इंग्लाइस का पुराना किंग वाला दिमाग चलने लगता है। वो सोचती है कि शायद ये हाईलैंडर्स रॉयल्टी को खत्म करके खुद राज करना चाहते हैं। फिर वो खुद को झड़कती है कि ये लोगों को एनालाइज करने की पुरानी आदत है। वहां उन्हें रॉनी के पापा मिलते हैं जो उन्हें रॉयल इंस्पेक्टर शनाई से मिलवाते हैं, और तभी हाईलैंड के एम्बेसडर की एंट्री होती है। और गेस करो कौन है? वो नल्ला राहल। दोनों लड़कियां तो हैरान रह जाती हैं। वो लोग रिस्पेक्ट तो देते हैं, पर इंग्लाइस के दिमाग में एक ही सवाल है कि ये राहल एम्बेसडर कैसे बन गया। राहल उनके चेहरे पढ़ लेता है और अपना जलवा दिखाने के लिए अपने माथे पर हाईलैंडर का निशान दिखाता है। इंग्लाइस पूछती है, क्या कोई बिना वहां पैदा हुए भी हाईलैंडर बन सकता है? राहल अकड़ के कहता है, बिल्कुल, अगर कोई बड़ा काम करे तो उसे सिटीजनशिप मिल सकती है। इंग्लाइस अभी भी कंफ्यूज्ड है, तो राहल खुल के बताता है कि उसने हाईलैंडर्स को अंधा पैसा खिलाया है, पर डील पक्की करने के लिए बड़े लोगों से सेटिंग भी करनी पड़ी है। उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि नीचे के किसी भी राजा महाराजा से ज्यादा पावर अब उसके पास है। वो ताना मारता है कि इंग्लाइस के पास कोई रून नहीं है, तो वो अपनी स्किल्स क्यों घिस रही हैं। लियोन मामला ठंडा करने के लिए सबको एक स्पेशल लेडी होली नाइट से मिलने को कहता है, जो कि एक हायरुल मेनेस है। ये होली नाइट्स बहुत खतरनाक होती हैं और खुद को आर्टिफैक्ट्स में बदल सकती हैं, पर इंग्लाइस वहां जाने से मना कर देती है, क्योंकि उसे पता है राहल 6 साल पुराना बदला लेने की फिराक में है। वो बोलती है कि वो उससे लड़ेगी, पर वो रॉनी या उस फीमेल नाइट को चोट ना पहुंचाए। राहल मान जाता है और उसे रात को अपने विला पे अकेला बुलाता है। रात को इंग्लाइस विला पहुंचती है और वहां उसे एरिस मिलती है, वही हायरुल मेनेस। एरिस उसे वहां से भागने को कहती है, क्योंकि वो राफेल की कजन है, इसलिए उसकी फिक्र कर रही है। पर इंग्लाइस मना कर देती है। उसे पता है राहल का कैरेक्टर एकदम ट्रैश है और अगर वो नहीं आई तो वो कुछ नया कांड कर देगा। एरिस कहती है कि वो राहल को संभाल लेगी, तो इंग्लाइस पूछती है कि क्या तू उसका गेम बजाने का प्लान कर रही है। एरिस कहती है कि तू टेंशन मत ले और घर जा, पर इंग्लाइस एकदम ढीठ है। एरिस उसे धमकी देती है कि अगर वो एक कदम भी आगे बढ़ी तो वो अटैक कर देगी। इंग्लाइस ये सुनते ही हंसने लगती है। वो तो उल्टा एक्साइटेड है कि चलो कोई तो मिला जो ढंग से लड़े। उसे लगता है अपनी स्किल्स टेस्ट करने का ये बेस्ट मौका है। एरिस थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, पर इंग्लाइस को डराने के लिए एक क्विक अटैक करती है ताकि वो दुम दबा के भाग जाए। इंग्लिस बड़े आराम से उस अटैक को ब्लॉक करती है और एरिस को ऐसे उठा के फेंकती है जैसे कोई कूड़ा हो। एरिस अपनी डैगर निकाल के टूट पड़ती है, पर हमारी मैडम तो इतनी फास्ट है कि हर वार को डॉज कर रही है। इंग्लिस के चेहरे पे तो अलग ही सुकून है। वो खुशी खुशी अटैक से बच रही है और साथ ही ताना भी मार रही है कि भाई इतनी स्पीड और एजिलिटी तो मैंने बड़े बड़े नाइट्स में भी नहीं देखी। मतलब लड़की फुल ऑन मजे ले रही है, पर उसे पता है कि एरिस अभी भी डंडी मार रही है, यानी अपना 100% नहीं दे रही। जब उनकी तलवारें टकराती हैं तो एरिस हैरानी से पूछती है, अभी तो इतनी खुश क्यों हो रही है? पिटने का इतना शौक है क्या?
इंग्लिस बिंदास बोलती है कि उसे किसी ताकतवर बंदे से भिड़ने में अलग ही मजा आता है। दोनों के बीच तलवारों की जंग चलती रहती है और एरिस का दिमाग चकरा जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके अटैक्स तो होली नाइट्स के बराबर है, फिर ये बिना किसी रून या आर्टिफैक्ट वाली लड़की इन्हें ब्लॉक कैसे कर रही है। ये तो साइंस के बाहर की बात हो गई। इंग्लिस उल्टे उस पर चढ़ जाती है और कहती है, थोड़ा सीरियस हो जा बहन, वरना मजा नहीं आएगा। अब एरिस तो पहले से ही सीरियस थी और अगले ही पल उसके अटैक से इंग्लिस की तलवार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। भाई सॉर्ड की तो पेटी बन गई। एरिस अपना फाइनल मूव चलने वाली होती है, पर जैसे ही वो इंग्लिस के हाथ पे एक छोटा सा कट देखती है, वो रुक जाती है और पीछे हट जाती है। पर इंग्लिस का नशा तो अभी उतरा ही नहीं था। वो फिर से अपना माना तैयार करने लगती है। एरिस पूछती है, ठीक तो है ना तू? तो इंग्लिस उल्टा सवाल दाग देती है, क्यों, क्या मैं तेरे लायक नहीं हूं? इंग्लिस को लगता है कि शायद चोरी पकड़ी गई, इसलिए वो पूछती है कि क्या एरिस माना को महसूस कर सकती है। एरिस थोड़ी कंफ्यूज है क्योंकि लोअर लैंड के लोगों को माना का एम भी नहीं पता होना चाहिए, पर फिर वो मानती है कि हाँ, उसे थोड़ा थोड़ा एहसास होता है। अब इंग्लिस अपनी टूटी हुई तलवार फेंक देती है और एथा को इन्वोक करके उसे माना में बदल देती है, जिससे इतनी तेज रोशनी निकलती है कि एरिस की आंखें चौंधिया जाती है। इंग्लिस सोचती है कि अगर इसे माना समझ आता है तो लो भाई, देख लो मेरी असली पावर। एरिस डंग से शॉक में है। अबे बिना रून वाली लड़की माना कंट्रोल कैसे कर रही है? ये कौन सा जादू टोना है? इंग्लिस कहती है, अब तो खुल के लड़, अब डंडी मत मारना। तभी अचानक कहीं से एक भयंकर बिजली का झटका आता है, जो इंग्लिस के बगल से निकल के सीधा एरिस को एक पेड़ से जा भिड़ाती है। एरिस समझ जाती है कि ये लियोन का काम है और वो उससे सवाल करती है कि भाई ये क्या हरकत है। लियोन वहां प्रकट होता है और बड़े तशन में मानती है कि बेटा तू तो बड़ी तेज निकली। इंग्लिस देखती है कि लियोन के दोनों मेटल के हाथ बिजली से तड़क रहे हैं। वो सोचती है कि शायद यही उसका आर्टिफैक्ट है। एरिस पूछती है, क्या तू गद्दारी कर रहा है? और लियोन बिना किसी शर्म के हाँ बोल देता है। इंग्लिस को लगता है कि शायद ये राहुल को मारने से रोकने के लिए ये सब कर रहा है ताकि हाईलैंड के पास जा सके, पर एरिस असलियत भांप लेती है। लियोन पर हाईलैंडर्स की लंका लगाना चाहता है। वो उनकी टेक्नोलॉजी चुरा के लोअर लैंड पे फैलाना चाहता है ताकि लोग बिना हाईलैंडर्स के आगे झुके खुद को बीस्ट से बचा सके। लियोन इस बात को कंफर्म करता है और कहती है कि हाईलैंडर्स उसे कब से इनवाइट कर रहे थे, तो उसने सोचा चलो मौका अच्छा है। एरिस उसे समझाती है कि तू अकेले हाईलैंड को नहीं हरा सकता, तो लियोन बोलता है, इसीलिए तो मुझे तू चाहिए। वो एक हायरुल मेनेस पे रिसर्च करके सस्ते और टिकाऊ आर्टिफैक्ट्स बनाना चाहता है। एरिस साफ मना कर देती है क्योंकि इससे लोगों का नुकसान होगा। लियोन फिर इंग्लिश की तरफ मुड़ता है, पर हमारी हीरोइन भी उसे ठंगा दिखा देती है और लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लियोन अपने दोनों हाथ मिलाता है और चारों तरफ बिजली का जाल बुन देता है। एरिस वॉर्न्स इंग्लिस, बच के रहना, इसके पास हाई क्लास आर्टिफैक्ट्स है जो लाइटनिंग बीस्ट्स बुला सकते हैं। और देखते ही देखते वहां खतरनाक बिजली वाले जानवर बन जाते हैं जो ढंग से दिखते भी नहीं। इंग्लिस अपनी सुपर सेंसिंग से पता लगा लेती है कि कम से कम 30 जानवर है वहां। लियोन 2 बीस्ट्स को अपने साथ रखता है और बाकी सबको इंग्लिस पर टूट पड़ने को कहता है। इंग्लिस समझ जाती है कि लियोन का प्लान उसे बिजी रखने का है ताकि वो जख्मी एरिस का गेम बजा सके। एक जानवर उस पर झपट्टा मारता है पर वो डॉज कर लेती है। वहीं एरिस उस बीस्ट को मारती है तो एक धमाका और तेज रोशनी होती है। एरिस बताती है कि जब इन जानवरों पर जोर से अटैक करो तो ये फट जाते हैं। इंग्लिस कहती है, ओहो, ये मूव हमारी अगली फाइट में दिखाना। पर एरिस बोलती है, मैं तेरी तरह बैटल मेनियक यानी लड़ाई की भूखी नहीं हूँ। लियोन बीच में उंगली करता है और एरिस का मजाक उड़ाता है कि उसने अपना स्पेशल मूव एक बच्ची को सिखाने में वेस्ट कर दिया, जबकि वो इसे बस कुछ ही बार यूज कर सकती है। अब इंग्लिस एरिस की हेल्प करना चाहती है और उन बिजली के कुत्तों से भिड़ जाती है। वो खुद को एथा से कवर कर लेती है जैसे कोई बुलेट प्रूफ शील्ड हो। वो उन लाइटनिंग बीस्ट्स को मुक्के मार मार के गायब करने लगती है। एरिस को लगता है कि लड़की पागल हो गई है, खुद को जख्मी कर लेगी, पर धमाके से इंग्लिस का बाल भी बांका नहीं होता। इंग्लिस एक एक करके सबको पेल रही है और एरिस को ज्ञान देती है कि अगर धमाके से नहीं बच सकती तो खुद को इतना लोहा बना लो कि धमाका असर ही ना करे। एरिस उसे बेवकूफ बोलती है, कहती है कि मैं तुझे दूर से अटैक करना सिखा रही थी, तू तो घुस के मार रही है। इंग्लिस बहस करती है कि उसका तरीका फास्ट है। वो ये इसलिए कर पा रही है क्योंकि उसकी बॉडी में एथा की वेव उन धमाकों को नलिफाई कर देती है। वो सबका सफाया करके एरिस के सामने लैंड करती है और सॉरी बोलती है कि थोड़ा वेट करवा दिया। लेकिन लियोन कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो इंग्लिश की वीकनेस पकड़ लेता है। वो कहता है कि ये पावर ज्यादा देर नहीं चलेगी क्योंकि इस लड़की में इंड्योरेंस की कमी है। इंग्लिश भी मानती है कि भाई बंदा तो दिमाग वाला तो है। लियोन इसे एक इंड्योरेंस मैच बनाने की कोशिश करता है और अपने हाथ बिजली से चार्ज करता है। वो फिर से नए बीस्ट्स बनाने की कोशिश करता है, पर इंग्लिश प्रो प्लेयर निकली। वो सीधा अपना पैर उसके हाथों के बीच फंसा देती है ताकि प्रोसेस रुक जाए। लियोन पीछे हट के विला की तरफ भागता है, पर इंग्लिश तो सोनिक की रफ्तार से उसके पीछे जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और एक ऐसा सॉलिड लात मारती है कि लियोन वहीं ढेर। भाई ये तो अलग ही लेवल की बैडास निकली। तभी अचानक हमारी रानी खिड़की से बाहर कूदते हुए चिल्ला कर आती है क्योंकि एक मैजिसाइड बीस्ट ने उसके पीछे कुत्ते छोड़ रखे हैं, यानी वो उसके पीछे पड़ा है। लियोन के चेहरे पर एक कमीनी मुस्कान है, जैसे उसे पहले से पता हो कि क्या होने वाला है। बीस्ट सीधा रानी की तरफ लपकता है, पर हमारी इंग्लाइस बीच में आके उसके हाथों पर एक सॉलिड पंच जड़ देती है। बीस्ट जमीन पर गिरते ही धमाकों का मजा लेता है, पर भाई उसकी ढीठ पनाई तो देखो, वो फिर से खड़ा हो जाता है। रानी तब सबको बताती है कि ये बीस्ट कोई और नहीं बल्कि वही नल्ला राहल है।
वो मैजिसाइड बीस्ट इंग्लाइस का नाम लेके चिल्लाता है, जिसे सुन के वो थोड़ा हैरान हो जाती है। लियोन बीच में कूदता है और बड़ी गर्व से कहता है कि उसने ही राहल को इस हालत में पहुंचाया है। एरिस पूछती है कि भाई ये क्या झोल है, तो लियोन एक शीशी निकालता है जिसे वो प्रिज्म पाउडर कहता है। ये स्टील ब्लड फ्रंट से चुराया हुआ कॉन्सेंट्रेटेड प्रिज्म फ्लो है, जिसका हाईलैंडर्स पर तगड़ा असर होता है। एरिस पूछती है कि क्या राहल को ठीक करने का कोई रास्ता है, पर लियोन साफ बोल देता है कि कोई चांस नहीं है, और वैसे भी राहल मरना ही डिजर्व करता है, इसका तो अलग ही नशा चल रहा है। लियोन अपने 2 बिजली वाले बीस्ट्स को फाड़ देता है ताकि वो उस धुएं में निकल सके। रानी पूछती है कि लियोन ने गद्दारी क्यों की, तो इंग्लाइस बोलती है कि बाद में समझाऊंगी, पहले इस राहल की पेटी बनाते हैं, जो अब खड़ा होकर लगातार उसका नाम जप रहा है। इंग्लाइस को राहल की इस मिजरेबल हालत पे थोड़ी तरस आती है, तो वो उसे बोलती है कि मैं तुझे बिना दर्द के हमेशा के लिए सुला दूंगी। इंग्लाइस और एरिस मिलकर राहल को एक भयंकर किक मारती हैं, जो उसे किले की दीवारों के बाहर फेंक देती हैं, पर वो जिद्दी फिर खड़ा हो जाता है और इंग्लाइस चिल्लाने लगता है। इंग्लाइस नीचे कूदती है और एरिस ये देख के दंग रह जाती है कि लड़की के अंदर से कोई रहस्यमयी पावर निकल रही है। इंग्लाइस वही एथर स्ट्राइक रिपीट करना चाहती है जो उसने बचपन में यूज की थी, बस ये चेक करने के लिए कि वो कितनी ताकतवर हुई है। वो जैसे ही एथर स्ट्राइक रिलीज करती है, एक इतनी तेज रोशनी होती है कि राहल का वहां नामो निशान तक नहीं बचता, एकदम साफ, 0 कंटेंट लॉस। पर स्ट्राइक के तुरंत बाद इंग्लाइस जमीन पर ढेर हो जाती है। अगले दिन एरिस बताती है कि वो रिपोर्ट में यही लिखेगी कि ये सब लियोन का प्लान था और वो स्टील ब्लड फ्रंट के साथ मिला हुआ है। पर इंग्लाइस एक फेवर मांगती है। वो चाहती है कि एरिस काउंसिल को ये बताए कि उस बीस्ट को एरिस ने हराया है, ना कि इंग्लाइस ने। एरिस मान तो जाती है, पर कहती है ठीक है, पर अब तू मेरा एक उधार चुकाएगी अगली बार। 3 साल बीत जाते हैं और रानी और इंग्लाइस अपनी आखिरी ट्रेनिंग कर रही हैं रॉयल नाइट्स एकेडमी जाने से पहले। रानी अपने रून से अपने बो आर्टिफैक्ट को चार्ज करती है और एक ऐसा तीर छोड़ती है जो हवा में जाके ढेर सारे तीरों में बदल जाता है। इंग्लाइस अपना बेस्ट देती है और उन सारे तीरों से बचते हुए रानी की तरफ लपकती है। रानी तारीफ करती है कि भाई तूने तो सारे तीर डॉज कर दिए, जबकि मैंने उनकी संख्या डबल कर दी थी। इंग्लाइस भी पलट के मक्खन लगाती है कि तेरे निशाने पहले से बहुत इंप्रूव हो गए हैं। फिर दोनों अपना गांव छोड़ के कैपिटल की तरफ निकल जाती हैं। वो लोग ओलिमैन कैथीड्रल पहुंचती हैं, जहां उन्हें एक प्रिज्मार दिखता है। इंग्लाइस तो इतनी एक्साइटेड है जैसे कोई बच्चा खिलौना देख के होता है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल दिख रहा है। प्रिज्मार असलियत में एक विशाल मैजिसाइड बीस्ट होता है जो बर्फ के क्रिस्टल में कैद है, पर ये वाला पहले ही हराया जा चुका है। रानी बताती है कि इसे कोई हिला नहीं सका, इसलिए इसे गार्ड करने के लिए ये कैथीड्रल बना दिया गया है। इंग्लाइस कहती है कि भले ही ये जम गया है, पर मैं इसकी पावर महसूस कर सकती हूँ, शायद ये अभी भी जिंदा है। तभी एक गार्ड आता है तो रानी डर के मारे बोलती है, भैया इसकी बातों पे ध्यान मत दो, ये थोड़ी अजीब है। गार्ड उन्हें वार्न करता है कि कैथीड्रल के अंदर ही रहो, क्योंकि बाहर बहुत सारे मैजिसाइड बीस्ट्स देखे गए हैं। इंग्लाइस तो मौका ढूंढ रही थी, वो तुरंत बाहर भागती है उनकी गेम बजाने के लिए। वो रानी को यही रुकने को बोलती है और शहर में निकल जाती है। इंग्लाइस को लगता है कि ये बीस्ट्स इस प्रिज्मार की लाश की वजह से ही यहाँ मंडरा रहे हैं। वो टाउन स्क्वायर पहुंचती है, जहां ढेर सारे नाइट्स उन बीस्ट्स से लड़ रहे होते हैं। ये सब देख ही रही होती है कि एक बीस्ट उड़ते हुए उसकी तरफ आता है। वो अटैक करने ही वाली होती है कि एक लड़की सर से उसके बगल से निकलती है और एक ही झटके में बीस्ट को पैक कर देती है। उस लड़की का नाम लियोन है और वो इंग्लाइस को डांटती है कि बिना रून और आर्टिफैक्ट के बीस्ट से भिड़ना मतलब मौत को दावत देना है। पर इंग्लाइस तो उसके मूव्स देख के इंप्रेस हो जाती है और सोचती है कि ये कुड़ी कौन है। वो नोटिस करती है कि उस लड़की के पास एक हाई क्लास रून है। इंग्लाइस बोलती है कि वो अपना ख्याल रख सकती है, पर लियोन उसे बीच में ही टोक देती है, पीछे हट जा, और भी बीस्ट्स आ रहे हैं। लियोन अपनी तलवार चार्ज करती है और एक बड़े स्विंग से 3 बीस्ट्स का गेम ओवर कर देती है। लियोन इंग्लाइस से पूछती है कि वो ठीक तो है ना, तभी उसके पीछे एक और बीस्ट आ जाता है। इंग्लाइस उसे अलर्ट करती है, पर बीस्ट उस पर बर्फ से अटैक कर देता है। लियोन का दिमाग तेज है, वो अपनी तलवार जमीन में गाड़ के उसे बड़ा कर लेती है ताकि अटैक ब्लॉक हो सके, और फिर तलवार को लंबा करके बीस्ट पे वार करती है, पर वो बच निकलता है। इंग्लाइस हेल्प ऑफर करती है। वो लियोन की तलवार को लॉन्चिंग पैड बना के उसके ऊपर से कूदती है। हवा में वो उस मैजिसाइड बीस्ट को एक ऐसी लात मारती है कि वो सीधा जमीन पे आ गिरता है। फिर वो लियोन को सिग्नल देती है कि अब तेरी बारी। लियोन अपनी तलवार का यूज करके उस गिरते हुए बीस्ट को हमेशा के लिए पैक कर देती है। भाई क्या टीम अप था ये। इंग्लिस हवा में उड़ने वाले सारे बीस्ट को फुटबॉल की तरह लात मार मार के जमीन चटा रही है और लियोन अपनी तलवार से उन्हें पैक करके फुल सपोर्ट दे रही है। जब सारे कचरे का साफ सफाया हो जाता है तो दोनों एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधती हैं। लियोन थोड़ा शर्मिंदा होकर माफी मांगती है कि सॉरी यार, बीच में कूद पड़ी, जबकि तुझे तो मेरी जरूरत ही नहीं थी। इंग्लिस कहती है, अरे कोई ना बहन, मजा आया। दोनों अपना इंट्रोडक्शन देती हैं, पर लियोन का सरनेम सुनते ही इंग्लिस का दिमाग घूम जाता है कि भाई ये नाम पहले कहीं सुना सुना लग रहा है। लियोन अपना हाथ आगे बढ़ाती है कि साथ मिलकर काम करे तो मजा आएगा, और इंग्लिस भी बिना नखरे किए कोलैबोरेशन के लिए हाँ कर देती है। ये दोनों मिलकर अभी और भी बीस्ट की पेटी बना ही रही थी कि तभी हमारी रानी एंट्री मारती है और एक ऐसे बीस्ट को शूट करती है जो लियोन पे पीछे से वार करने वाला था।
रानी आते ही इंग्लिश की क्लास लगाती है कि तू मुझे पीछे छोड़ के अकेले अकेले मजे कैसे ले रही है। खैर तीनों मिलकर बचे कुचे सारे 20 का गेम ओवर कर देती है। इंग्लिश इन दोनों को मिलवाती है और लियोन शुक्रिया बोलती है कि थैंक्स रानी, तूने सही टाइम पे कवर दिया, वरना मेरी तो वाट लग जाती। लियोन रानी से पूछती है कि क्या तू रफेल की बहन है। रानी चौंक के पूछती है कि तू मेरे भाई को कैसे जानती है। तो लियोन बताती है कि उस पर रफेल के बहुत सारे एहसान हैं। तभी एक नाइट इनके पास आता है और शहर बचाने के लिए धन्यवाद बोलते हुए रिवॉर्ड्स यानी कि इनाम ऑफर करता है। रानी तो एकदम एक्साइटेड हो जाती है, पर वो सड़ियल नाइट तुरंत क्लियर कर देता है कि इनाम सिर्फ रानी और इंग्लिश के लिए है। हम इस गद्दार की बहन लियोन को एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। भाई ये क्या लॉजिक है? लड़की ने जान लगाई और तुम उसे गद्दार बोल रहे हो। रानी लियोन के सपोर्ट में खड़ी हो जाती है कि उसने भी तो हमारे साथ मिलकर फाइट की है, पर लियोन उसे रोक देती है कि छोड़ना यार, इनका तो यही रोना है। नाइट बताती है कि लियोन असलियत में एक गद्दार की छोटी बहन है और इन दोनों को वार्न करती है कि इसके साथ मत घूमो, वरना लोग तुम्हें भी उसी नजर से देखेंगे। पर रानी एकदम बिंदास है, वो सबके बदले इनाम ठुकरा देती है। इनकी बातें तब रुकती है जब एक उड़ती हुई मोटर बाइक स्टार रनर पास में लैंड करती है। राइडर पूछता है भाई क्या चक्कर चल रहा है यहाँ पे? तो नाइट फिर से वही पुराना कैसेट बजाती है कि रफेल सर आप चिंता मत करो, ये तो बस गद्दार की बहन लियोन है। रफेल उस नाइट की बोलती बंद कर देता है कि लियोन को बार बार गद्दार की बहन बोलना बंद करो, उसने अभी हमारी हेल्प की है। रानी और इंग्लिश रफेल को घूरती रह जाती हैं और रानी खुशी के मारे अपने भाई के गले लग जाती है। इंग्लिश जब रफेल को ग्रीट करती है तो बेचारी की बोलती बंद हो जाती है। वो शर्मा के लाल हो जाता है और बोलता है इंग्लिश तू तो पहले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई है। चलो भाई कजिन्स का स्वीट होम अलबामा शुरू। रफेल के साथ एक लड़की है रिपल जो बीस्ट रेस से है। रिपल बीच में उंगली करती है कि भाई रफेल किसी लड़की की तारीफ करे ऐसा तो बहुत रेयर है, और उसका मजाक उड़ाती है कि ये तो बड़ा शांत और गुमनाम सा बंदा है। रफेल तीनों को मिलवाता है और बताती है कि एरिस की तरह रिपल भी एक हायरूल मेनेस है। इंग्लिश के दिमाग में अभी भी वही लड़ाई वाला नशा है। वो सोचती है क्या ये रिपल मुझसे लड़ने लायक ताकतवर होगी। रानी पूछती है भाई आप लोग यहाँ कैसे, और क्या आप लियोन को जानते हो? रफेल हाँ में सर हिलाता है। अब कैथीड्रल के अंदर का सीन देखो। उस प्रिस्मर को रस्सियों से बांधकर फ्लाइंग मोटर बाइक से कनेक्ट कर दिया गया है। नाइट्स बाइक्स का यूज करके उस प्रिस्मर को वहां से बाहर खींच रहे हैं। रफेल समझाता है कि सबको लगता है ये जम चुका प्रिस्मर ही मैजिकाइट बीस्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए इसे शहर से दूर फेंकना जरूरी है ताकि लोगों की पेटी ना बने। रफेल, रिपल और बाकी लोग बाइक्स पे निकल जाते हैं, जबकि तीनों लड़कियां एक उड़ते हुए जहाज फ्लाइंग शिप में सवार होती हैं जो उन्हें कैपिटल ले जाएगा। प्रिस्मर को जाते देख इंग्लिश दुआ करती है कि काश ये जल्दी जाग जाए और मेरी इससे एक सॉलिड टक्कर हो सके। शिप उन्हें कैपिटल पहुंचा देती है और एनरोलमेंट का दिन आ जाता है। अकेडमी की प्रिंसिपल मिरियाला सबका वेलकम करती है, पर बेचारी बहुत शाय पर्सनैलिटी की औरत है। लड़कियां हैरान है कि इतनी डरपोक औरत प्रिंसिपल कैसे बन गई। मिरियाला कहती है कि चलो थोड़ा वार्म अप करते हैं। वो अपनी स्टाफ छड़ी उठाती है और अचानक भयंकर भूकंप आता है और जिस प्लेटफॉर्म पे सारे स्टूडेंट्स खड़े थे वो लिफ्ट की तरह ऊपर जाने लगता है। मिरियाला बताती है कि ये एक नाइट कोर्स है और कोई भी अपना आर्टिफैक्ट यूज नहीं कर सकता। फिर वो दोबारा स्टाफ उठाती है और सब पर ग्रेविटी मैजिक छोड़ देती है। स्टूडेंट्स के लिए खड़ा होना मुश्किल हो रहा है और मिरियाला बताती है कि ये उसके आर्टिफैक्ट का ग्रेविटी फील्ड है। वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे स्टूडेंट्स जंग के मैदान में ढेर हो जाएं, इसलिए ये कॉम्बैट ट्रेनिंग जरूरी है। तभी प्लेटफॉर्म से 3 बड़े बड़े मैकेनाइज्ड बग्स निकलते हैं और प्रिंसिपल ऑर्डर देती है चलो पकड़म पकड़ाई का खेल शुरू करो। अब जहां बाकी स्टूडेंट्स की हालत खराब है, हमारी इंग्लिश उस ग्रेविटी को झेलते हुए उन तीनों बग्स को एक एक मुक्का मार के प्लेटफॉर्म से बाहर फेंक देती है। भाई ये तो अलग ही नशा करके बैठी है। सारे स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल दंग रह जाते हैं, पर मिरियाला बात घुमा देती है कि ये तो बस एक डेमोन्स्ट्रेशन था, दिखावा। वो बग्स को फिर से रिवाइव करती है और इस बार वो बग्स असलियत में स्टूडेंट्स पे टूट पड़ते हैं। हर तरफ चीख पुकार है, कुछ तो प्लेटफॉर्म से नीचे ही गिर गए। मिरियाला अनाउंस करती है सिर्फ 60 सेकंड बचे हैं और चैलेंज बढ़ाने के लिए ग्रेविटी और ज्यादा हैवी कर देती है। भाई ग्रेविटी इतनी हैवी हो गई कि रानी चिल्ला पड़ती है अब मुझसे नहीं होगा, और लियोन भी 1 इंच नहीं हिल पा रही। एक बग आता है और उन दोनों को उठा के प्लेटफॉर्म से बाहर फेंक देता है। वो कीड़े एक एक करके बाकी सारे स्टूडेंट्स की भी छुट्टी कर देते हैं। अब मैदान में सिर्फ एक अकेली शेरनी बची है, इंग्लिश। सारे मैकेनाइज्ड बग्स उसे घेर लेते हैं और एक साथ उस पर चार्ज करते हैं, पर इंग्लिश सुपर फास्ट जंप मारती है और उन तीनों बग्स के सर आपस में टकरा जाते हैं। फिर वो एक सॉलिड लात मार के उन्हें दूर फेंक देती है और विनर बन जाती है। प्रिंसिपल मिरियाला तो बस आंखें फाड़ के देखती रह जाती कि ये लड़की है या कोई तबाही। अब सारे स्टूडेंट्स हमारी इंग्लिश की ताकत देख के दंग रह गए हैं। सब एक ही बात सोच रहे हैं कि भाई ये लड़की है या कोई तूफानी बाबा। हर कोई उसकी खूबसूरती की तारीफों के पुल बांध रहा है। इधर अपनी प्रिंसिपल मिरियाला भी इंग्लिश के इस अवतार से काफी इंप्रेस दिख रही हैं। इसके बाद मिरियाला सबको एक दूसरे खुले मैदान में ले जाती हैं। वो सबको बताती हैं कि इस बार उन्हें एक स्पेशल रिकमेंडेशन टेस्ट देना होगा। वो रॉनी, लाइसलॉथ, लियोन और पुलुम के नाम पुकारती हैं और अनाउंस करती हैं कि ये लोग नाइट कोर्स के लिए रिकमेंडेड स्टूडेंट्स हैं। फिर आती है इंग्लिश की बारी, जिससे वो स्क्वायर कोर्स के लिए रिकमेंड करती हैं। अब टेस्ट क्या है? एकदम सिंपल लॉजिक। वो उन्हें कहीं भेजेंगी और उन्हें टाइम लिमिट खत्म होने से पहले वापस आना होगा। इंग्लिश पूछती है कहाँ, तो मिरियाला समझाती हैं कि ये उनके आर्टिफैक्ट से बनी एक अलग ही दुनिया है जिसे लैब्रिंथ ऑफ ऑडियल्स कहते हैं। एक कमीनी मुस्कान के साथ वो बताती हैं कि ये सिर्फ उनकी ताकत नहीं बल्कि उनके दिमाग का भी दही करेगा, यानी मेंटल टेस्ट भी है।
इतना बोल के वो अपनी स्टाफ जमीन पे पटकती हैं और वहां ढेर सारे दरवाजे प्रकट हो जाते हैं। वो सबसे कहती हैं कि एक एक दरवाजा चुनो और अंदर घुस जाओ, क्योंकि हर दरवाजे के पीछे उनकी औकात के हिसाब से ट्रायल इंतजार कर रहा है। सारी लड़कियां अपने अपने दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती हैं और मिरिएला टाइमर शुरू कर देती हैं। इंग्लिस जैसे ही अंदर जाती है, पहले तो वहां घुप अंधेरा होता है, फिर अचानक लाल रोशनी की लहरें उठती हैं और पूरा एरिया चमकने लगता है। वहां एक मैजिसाइड बीस्ट प्रकट होता है, पर जैसे ही इंग्लिस उसकी पेटी बनाने के लिए तैयार होती है, वो गायब हो जाता है। वो अपने लेफ्ट में घूमती है तो उसे एक चोगा पहने बंदा और एक स्टाफ पकड़ी लड़की दिखती है। तभी अचानक दो और मैजिसाइड बीस्ट सामने आ जाते हैं, एक मिस्टीरियस फीमेल और वही पुराना नल्ला राउल। राइट साइड में उसे एरिस और लियोन दिखते हैं। ये सब असली नहीं, बल्कि उन दुश्मनों की परछाइयां या इल्यूजन्स हैं जिनसे वो पहले भिड़ चुकी है। इंग्लिस स्माइल करके बोलती है, भाई ये तो मेरी ट्रेनिंग के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। पर जैसे ही वो उन्हें धोने के लिए आगे बढ़ती है, वो सब हवा हो जाते हैं। तभी उसे रॉनी की आवाज सुनाई देती है। वो मुड़ी तो वहां 5 साल की नन्ही रॉनी और 13 साल का रफेल खड़े थे। वो उनके पास जाती है तो दूसरी तरफ उसे अपने मम्मी पापा दिखते हैं। वो सोचने लगती है कि क्या ये उसके बचपन की यादें हैं। वो कंक्लूजन निकालती है कि ये बस पुरानी मेमोरीज का रिकैप चल रहा है और आगे बढ़ने का फैसला करती है। वो वाला मैजिसाइड बीस्ट भी दिखता है जिसे उसने बचपन में पैक किया था, पर वो भी तुरंत गायब हो जाता है। इंग्लिस आगे बढ़ती रहती है, ये सोचते हुए कि क्या ये यादें उसके पुराने जन्म तक जाएंगी, और वही होता है। उसे अपनी पिछली लाइफ के वो चमचे दिखते हैं जो उसके मरने के वक्त उसके बेड को घेरे खड़े थे। वो भी गायब हो जाते हैं और इससे पहले कि वो आगे बढ़े, उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है जो उसे योर मैजेस्टी यानी महाराज कह के बुलाती है। वो पीछे मुड़ती है तो एक बंदा खड़ा है जो कहता है, बड़े दिनों बाद दर्शन हुए। ये बंदा रैंडल है, वही जिसे इंग्लिस ने अपनी पिछली लाइफ में अपना राजपाट सौंपा था। इंग्लिस उससे सवाल करती है कि अबे मेरे मरने के बाद ये दुनिया ऐसी क्यों हो गई जहां लोग दूसरों को नीचा दिखाते हैं। पर रैंडल कोई जवाब देने की जगह अपनी तलवार निकाल लेता है। इंग्लिस समझ जाती है कि इस बेचारे के पास कोई जवाब नहीं है। रैंडल उस पर टूट पड़ता है, पर इंग्लिस इतनी फास्ट है कि उसके हर वार को आराम से डॉज करती है। वो अपनी 2 उंगलियों से उसकी तलवार ऐसे पकड़ लेती है जैसे कोई चींटी पकड़ी हो। इंग्लिस को लगता है कि अगर वो ऐसे ही आगे बढ़ती रही तो पक्का गॉडेस एलिस्टेयर भी प्रकट हो जाएंगी। वो कहती है कि भले ही मिरिएला ने कहा था कि ये मेंटल टेस्ट है, पर उसे ये फालतू का ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। वो रैंडल को एक लात मारती है और वो धुएं में मिल जाता है। इंग्लिस ने ठान लिया है कि अब वो यहाँ से बाहर निकल के रहेगी। वो अपने दोनों हाथ ऊपर करती है और एक भयंकर एथर स्ट्राइक फायर करती है जो ऊपर की सारी ग्लास की लेयर्स को चकनाचूर कर देती है। लाइसलॉथ अपना सर उस छेद से बाहर निकालती है ये देखने के लिए कि भाई ये ऊपर से कौन सा गोला गिरा है। इंग्लिस को समझ आता है कि ये सारी डायमेंशंस आपस में जुड़ी हुई हैं। लाइसलॉथ पूछती है, क्या ये छेद तूने किया है? और इंग्लिस सीना ठोक के हाँ बोलती है और कहती है कि अब उसका आगे बढ़ने का कोई मूड नहीं है। वो जंप मार के लाइसलॉथ की डायमेंशन में घुस जाती है और कहती है कि चलो साथ में बाहर निकलते हैं। लाइसलॉथ अपना आर्टिफैक्ट यूज करके अपनी पीठ पर यानी विंग्स निकाल लेती है और इंग्लिस को गोद में उठा के अगली डायमेंशन की तरफ उड़ चलती है। रास्ते में वो लियोन को भी पिक कर लेती हैं और तीनों एक दरवाजे से बाहर निकल आती हैं। सारे बच्चे उन तीनों के लिए चिल्लाने लगते हैं और प्रिंसिपल मिरिएला उन्हें पास होने की बधाई देती हैं। उसी वक्त रॉनी भी दूसरे दरवाजे से निकल आती है और वो भी पास हो जाती है। मिरिएला उन्हें अपने ऑफिस ले जाती हैं और बताती हैं कि हाईलैंड के नए एम्बेसडर ने रॉनी और इंग्लिस को अपने इनॉग्रेशन यानी शुभ आरंभ में इनवाइट किया है। कुछ दिन बाद लियोन और लाइसलॉथ बाहर वेट कर रहे होते हैं जब तक रॉनी हमारी इंग्लिस को तैयार करती है। जब इंग्लिस ड्रेस पहन के बाहर आती है तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लाइसलॉथ कहती है कि ये ड्रेस उस पे एकदम कतल लग रही है। वो सब इनॉग्रेशन हॉल पहुंचते हैं जहां रफेल उन्हें खुलेआम छूट देता है कि भाई जो खाना है खाओ, बफे तुम्हारा ही है। वो अभी खाने पे टूटने ही वाले थे कि अचानक छत पे एक मैजिक सर्कल बन जाता है। ढेर सारे मैजिसाइड बीस्ट वहां से टपकने लगते हैं और पूरे हॉल में अफरा तफरी मच जाती है। रफेल तुरंत अपनी तलवार निकालता है और एक बीस्ट की वही पेटी बना देता है। इंग्लिस तो जैसे भूखी बैठी थी। वो उन बीस्ट के सर के बीचों बीच अपनी एथा स्ट्राइक से छेद कर करके उन्हें एक एक करके पैक करती जा रही है। सामने से और भी मैजिसाइड बीस्ट की पलटन आ रही है, पर हमारी मैडम के लिए ये चाइल्ड्स प्ले है। वो बस एथा स्ट्राइक चला रही है और बीस्ट की वही पेटी बन रही है। बाकी लड़कियां तो बेचारी बस खड़ी खड़ी तमाशा देख रही हैं, क्योंकि इंग्लिस ने उन्हें हाथ तक लगाने का मौका ही नहीं दिया। पर किसी को कोई शिकायत नहीं है। भाई जब सारे कूड़े कचरे का साफ सफाया हो ही गया है और इंग्लिस को लड़ने में इतना मजा आ रहा है तो बीच में कौन टांग रहा है। अगले दिन थियोडोर नाम का एक बंदा लियोनी को एक स्पेशल आर्टिफैक्ट तलवार देता है। तभी मिरिएला सबसे अपना एक सीक्रेट शेयर करती है कि जब वो भयंकर अटैक हुआ था तो उनका मन किया था कि प्रोटेक्टिव शील्ड बनाने की जगह सबको दूसरी डायमेंशन में भेज दें। इसलिए उन्होंने थियोडोर से ये खास चीज बनवाई। थियोडोर समझाता है कि ये तलवार लोगों को दूसरी डायमेंशन में भेज सकती है और लियोनी की मैजिक पावर्स को देखते हुए वो इसे यूज करने के लिए सबसे बेस्ट है। लियोनी कोशिश करती है, अपना पूरा ध्यान लगाती है और तलवार चमकने लगती है। अचानक पूरे कमरे में अंधेरा छा जाता है और वो लोग लैबिरिंथ ऑफ ओडियल्स जैसी किसी जगह पहुंच जाते हैं।
तुरंत इंग्लिश रिपल की तरफ मुड़ती है और कहती है, चलो बहन हो जाए एक हाथ। वो रिपल को मुक्का मारने की कोशिश करती है, पर रिपल भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। वो इतनी फास्ट है कि तुरंत पलट के वार करती है। इंग्लिश लगातार पंचेस बरसा रही है, पर रिपल बड़े आराम से डॉज कर रही है। भाई ये तो अलग ही नशा है दोनों का। तभी रिपल डिसाइड करती है कि मुक्केबाजी बहुत हो गई। अब वो बंदूक निकालती है। वो इंग्लिश पे निशाना साध के कहती है कि यही उसका असली आर्टिफैक्ट है। इंग्लिश सारी गोलियों से बचती है और अपनी मैजिक से एक बढ़िया सी तलवार बनाती है ताकि रिपल के अटैक्स को ब्लॉक कर सके। इंग्लिश का दिमाग 4G की स्पीड से चल रहा है कि कैसे इस रिपल के पास पहुंचकर इसकी बैंड बजाऊं। उसे समझ आता है कि रिपल दूरी बनाए रखने में एक्सपर्ट है, पर हमारी हीरोइन ने भी ठान लिया है कि जीतेगी तो वही। वो बस कुछ कदम और आगे बढ़ने का प्लान करती है। तभी रिपल उसे शॉक कर देती है एक और गन समन करके। अब दोनों हाथों में बंदूकें भाई। वो गोलियां चलाती है और भले ही इंग्लिश ज्यादातर से बच जाती है, पर एक गोली उसकी शर्ट को स्क्रैप करके निकल जाती है। इंग्लिश गोलियों को ब्लॉक करती रहती है और सोचती है कि काश इसकी गोलियां खत्म हो जाए। फिर उसे रियलाइजेशन होता है कि गोलियां खत्म होने से पहले शायद उसकी अपनी स्टैमिना खत्म हो जाएगी। इंग्लिश नोटिस करती है कि रिपल इस बार ज्यादा हिलडुल नहीं रही है। उसे समझ आता है कि वो रिपल के एरिया में लड़ रही है, इसलिए वो साइडवेज खड़ी हो जाती है ताकि निशाना छोटा हो जाए। बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा उसने सोचा था। गोलियां एक ही रास्ते पे आती हैं। इंग्लिश उन्हें डिफ्लेक्ट करके वापस रिपल की तरफ भेज देती है, जिसे देख के बेचारी रिपल की आंखें फटी रह जाती हैं। रिपल उन गोलियों को शूट करने की कोशिश करती है, पर सिर्फ 2 को ब्लॉक कर पाती है और तीसरी से उसे बचना पड़ता है। अब इंग्लिश को मौका मिल गया। वो उसकी तरफ तेजी से भागती है और ऐसा अटैक करती है कि रिपल सीधा हवा में उड़ जाती है। शुक्र है मिरिएला का जो उसे बीच में ही लपक लेती है, वरना पता नहीं कहां जाके गिरती। रिपल इंग्लिश की स्मार्ट टैक्टिक्स की तारीफ करती है और मिरिएला को थैंक्स बोलती है, पर मिरिएला कहती है कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। उन्होंने तो बस एक बैरियर बनाया था ताकि रिपल की गिरवट को रोका जा सके। पर जैसे ही रिपल उस बैरियर से टकराई, वो बैरियर ऐसे गायब हो गया जैसे किसी ने उसका माना चूस लिया हो। इंग्लिश फिर से लड़ना चाहती है, पर थियोडोर को शक होता है कि क्या रिपल ही वो है जो माना अब्सॉर्ब कर रही है। वो लाइसलॉट से कहता है कि अपने पंख समन करो। फिर वो रिपल को उन पंखों को छूने को कहता है, पर कुछ नहीं होता। तब थियोडोर मिरिएला से कहता है कि वो लाइसलॉट का आर्टिफैक्ट यूज करे। मिरिएला खुद के लिए विंग समन करती हैं, पर जैसे ही रिपल उन्हें छूती है, वो पंख गायब हो जाते हैं, यानी रिपल ने उनका माना अब्सॉर्ब कर लिया। मिरिएला समझाती है कि रिपल एक हायरुल मेनेस है और उसे पावर सिर्फ किसी होली नाइट के स्पेशल क्लास रूम से ही मिल सकती है। थियोडोर इसमें मसाला जोड़ते हुए कहता है कि रिपल की वेपन में बदलने की एबिलिटी थोड़ी गड़बड़ हो गई है और वो अपने आप माना सोख रही है। जब बहुत सारा माना जमा हो जाएगा तो ये किसी भयंकर मैजिसाइड बीस्ट को समन कर देगा। तभी अचानक रिपल जमीन पर गिर जाती है और उसके चारों तरफ एक बैरियर बन जाता है। वो बेचारी इंग्लिश से माफी मांगती है और कहती है कि बाकी सबका ध्यान रखना। इंग्लिश और रानी तो दंग रह जाते हैं। लियोन बताता है कि वो पहले ही अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी है। डिमेंशन गायब हो जाता है और सब वापस ऑफिस में आ जाते हैं। तभी अचानक एक विशाल मैजिसाइड बीस्ट दीवार तोड़ के अंदर घुस आता है। इंग्लिश तुरंत रानी को वार्न करती है क्योंकि वो बीस्ट अपने मुंह से एनर्जी सर्ज निकालने वाला था, पर हमारी इंग्लिश तो सुपर प्रो है। वो अपनी एथा शेल एक्टिवेट करती है, बीस्ट के जबड़े के नीचे जाती है और एक सॉलिड लात मारती है कि उसकी एनर्जी बीम वहीं रुक जाती है और बीस्ट हवा में उड़ता हुआ बाहर जा गिरता है। सब लड़कियां भागती हैं एक और स्टूडेंट युवा को वार्न करने के लिए, जो मैदान में टहल रही है और जिसके ऊपर वो बीस्ट गिरने वाला है। पर भाई अगला सीन देख के सबका दिमाग घूम गया। युवा ने उस गिरते हुए बीस्ट को अपने नंगे हाथों से बीच से काट के 2 टुकड़े कर दिए। वो वहां से ऐसे निकल गई जैसे कोई आम बात हो, जैसे धनिया खरीद के जा रही हो। रानी तो युवा की ताकत देख के पागल हो गई है। वहीं इंग्लिश सोच रही है कि भाई इनकी पावर्स में कितना जमीन आसमान का फर्क है। भले ही इंग्लिश की लात ने बीस्ट को चोट पहुंचाई थी, पर युवा ने तो उसे एक ही चॉप में हमेशा के लिए पैक कर दिया। इंग्लिश अब बहुत एक्साइटेड है क्योंकि उसे लगता है युवा उसके लिए एक टक्कर का ओपोनेंट साबित हो सकती है। फिर वो लोग वापस बेहोश युवा का हालचाल लेने निकल जाते हैं। भाई युवा तो अलग ही लेवल की मॉन्स्टर निकली। अभी भी रानी के दिमाग में वही टेंशन चल रही है कि क्या कोई और मैजिसाइड बीस्ट टपक सकता है, पर थियोडोर उसे तसल्ली देते हुए मना कर देता है। वो समझाता है कि रिपल तभी बीस्ट को समन करती है जब वो किसी स्पेशल क्लास रून बेरर से माना सोखती है। इंग्लिश भी बीच में अपनी एक्सपर्टीज झाड़ती है कि भाई जब तक रिपल का माना टैंक फिर से फुल नहीं हो जाता तब तक ऐसा दोबारा नहीं होने वाला। लियोन एक वैलिड सवाल पूछती है कि ये मैजिसाइड पीस हमेशा फॉर्मर बीस्ट किन्स ही क्यों होते हैं। थियोडोर को लगता है इसका कनेक्शन रिपल के खुद बीस्ट किन होने से हो सकता है। मिरिएला बताती हैं कि बीस्ट किन्स के पास एक कौन सा सिक्स सेंस होता है जिससे वो टेलीपैथी कर सकते हैं। तो लॉजिक ये है कि रिपल इसी कनेक्शन का यूज करके बाकी बीस्ट किन्स को बुलाती है। थियोडोर खुलासा करता है कि शायद हाईलैंडर्स ने रिपल को बनाया ही इसलिए था ताकि वो एक हाई रूल मेनिस तैयार कर सके। रानी को बेचारी रिपल पे बड़ा तरस आता है, ये सोचकर कि उसे बस इस मकसद के लिए एक मशीन की तरह बनाया गया। थियोडोर कड़वी सच्चाई बताता है कि हाईलैंडर्स नीचे रहने वाले लोगों को अपने बराबर का समझते ही नहीं और इसी वजह से उन्होंने रिपल जैसे हाई रूल मेनेसेस बनाए हैं। तभी रिपल होश में आती है और कहती है कि ये उसके लिए एक अच्छा मौका है कि वो अपने उन अपनों को जो 20 बन चुके हैं हमेशा के लिए चैन की नींद सुला सके। रानी उसे दिलासा देती है कि तू फिक्र मत कर, हम किसी बीस्ट को किसी का बाल भी बांका नहीं करने देंगे। रिपल उनके इस सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया बोलती है। इस सब के बाद मिरिएला थियोडोर से रानी के लिए एक नया आर्टिफैक्ट बनाने को कहती है। वो बताती हैं कि ये रानी के पुराने शाइनी फ्लो बो जैसा ही है, पर इसमें 2 स्पेशल गिफ्ट्स हैं। मिरिएला रिवील करती है कि इसका दूसरा गिफ्ट जख्मों को भर सकता है, यानी हीलिंग पावर।
रानी और इंग्लिस तो दंग रह जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है। मिरिएला कहती है कि ये बहुत रेयर और स्पेशल है, इसीलिए थियोडोर चाहता था कि ये सिर्फ रानी के पास रहे। थियोडोर ने रानी के लिए एक मैसेज भी छोड़ा है कि वो रिपल का ध्यान रखे। रानी कसम खाती है कि वो रिपल के अंदर सबको प्रोटेक्ट करेगी। तभी अचानक बाहर से एक जोरदार धमाका होता है और धुआं उठने लगता है। वो सब भाग के बाहर देखते हैं तो बड़े स्टूडेंट्स आग बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं और जमीन पर एक मैजिसाइड बीस्ट ढेर पड़ा होता है। मिरिएला पूछती है, भाई ये क्या सीन है? तो एक स्टूडेंट बताता है कि रिपल की पावर्स फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। उन्होंने उस क्रीचर को दूसरी डायमेंशन में तो भेज दिया, पर कुछ लोग जख्मी हो गए। तभी उनकी नजर सिल्वा पर पड़ती है, वही स्टूडेंट जिसने बीस्ट से लोहा लिया था। वो बेचारा बुरी तरह जख्मी है और उनसे कहता है कि रिपल को यहाँ से दूर ले जाओ। मिरिएला कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, पहले तेरा इलाज जरूरी है। रानी अपने नए आर्टिफैक्ट को टेस्ट करने का फैसला करती है ताकि सिल्वा के जख्म भर सके। इंग्लिस उसे चीयर करती है कि मेरा भरोसा है कि तू ये कर लेगी। रानी एक गहरी सांस लेती है और आर्टिफैक्ट एक्टिवेट करती है। वो पावर को अपनी बॉडी के थ्रू चैनल करती है, जिससे उसके हाथ चमकने लगते हैं। वो अपने हाथ सिल्वा पर रखती है और कुछ देर बाद उसके जख्म भरने शुरू हो जाते हैं। पर काम अभी पूरा नहीं हुआ था। इंग्लिस समझ जाती है कि इसमें तो भयंकर माना लग रहा है, तो वो हेल्प के लिए आगे आती है। इंग्लिस जानती है कि हीलिंग पावर कॉपी करना थोड़ा मुश्किल है, पर वो अपना माना रानी के माना से मैच करने की कोशिश करती है। इंग्लिस की हेल्प से रानी हीलिंग प्रोसेस पूरा कर लेती है। मिरिएला दोनों को थैंक्स बोलती है और दूसरों से सिल्वा को इन्फर्मरी ले जाने को कहती है ताकि वो रेस्ट कर सके। अगले दिन इंग्लिस और रानी मिरिएला के ऑफिस जाती हैं, क्योंकि आज उनकी बारी है रिपल को गार्ड करने की। इंग्लिस पूछती है कि मैम, आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? तो मिरिएला बताती है कि रॉयल गार्ड ने डिसाइड किया है कि अब से वो रिपल की रखवाली करेंगे। वो बताती हैं कि वो रिपल को वापस हाईलैंड ले जाना चाहते हैं ताकि एक नया हाई रूल मेनेस बना सके। रानी भड़क जाती है, अबे ये क्या बात हुई? सिर्फ इसलिए कि रिपल बीमार है तुम उसे किसी सामान की तरह ट्रीट करोगे? मिरिएला उन्हें भरोसा दिलाती है कि अकेडमी अभी भी रिपल को छुपा के रखेगी। रिपल को टेंशन होती है कि रॉयल गार्ड से पंगा लेने में सब मुसीबत में पड़ सकते हैं, पर मिरिएला कहती है कि उन्हें बचाना उनका अपना फैसला है। रानी और इंग्लिश भी हाँ में हाँ मिलाती हैं और रिपल को कहती हैं कि तू टेंशन मत ले, हम है ना। उसी दिन बाद में लाइसलोथ और लियोन बारिश में गार्ड ड्यूटी कर रही होती हैं। लियोन नोटिस करती है कि लाइसलोथ थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही है और उससे पूछती है क्या हुआ। लाइसलोथ बस इतना कहती है कि वक्त खराब चल रहा है, और लियोन मानती है क्योंकि बारिश में गार्ड ड्यूटी करना वैसे भी बोरिंग है। तभी अचानक पीछे से एक मैजिसाइड बीस्ट दबे पांव उन पर हमला करने आता है। लियोन अटैक करने जाती है, तभी एक लाइटनिंग बीस्ट उस क्रीचर की पेटी बना देता है। जब धुआं साफ होता है तो लियोन पहचान जाती है कि ये तो उसके भाई का आर्टिफैक्ट है। वो और लाइसलोथ उसका पीछा करते हुए एक अंडरग्राउंड रास्ते में पहुंच जाती हैं। वहां लियोन उनका इंतजार कर रहा होता है। लियोन शॉक हो जाती है, पर लियोन वहां अकेला नहीं था। सिस्चा, जो एरिस जैसा हाई रूल मेनेस है, और ब्लैक मास्क, जो स्टील ब्लड फ्रंट का लीडर है, वो भी वहां मौजूद है। लियोन अपने भाई से भिड़ जाती है और उसे याद दिलाती है कि कैसे वो अपने माँ बाप को खोने के बाद भी ओलिमन के लोगों के लिए लड़ रही है। वो उसे उसके कांड के लिए माफ नहीं करेगी, पर लियोन उसके वार को ब्लॉक कर देता है। वो उससे कहता है कि कम से कम ब्लैक मास्क की बात तो सुन ले। ब्लैक मास्क अपना प्लान बताता है कि वो हाईलैंड एम्बेसडर पर हमला करके उसे नीचे गिराना चाहते हैं। भाई ये तो घर का भेदी लंका ढाए वाला हिसाब हो गया। उनके असली दुश्मन सिर्फ वो हाईलैंडर्स हैं जो लोअर लैंड के लोगों को गाजर मूली समझते हैं और उन पर हुकूमत करते हैं। वहां से निकलने से पहले ब्लैक मास्क लियोनी से कहता है कि अगर वो कुछ करना चाहती है तो उनके हमले का फायदा उठा सकती है। लियोनी बेचारी एकदम डिसअपॉइंटेड हो जाती है और लाइसलॉट से कहती है कि चलो बहन यहाँ से कट लो, वापस चलते हैं। वो सबको आकर ब्लैक मास्क के खतरनाक प्लान के बारे में बताती हैं, जिससे एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। एक तरफ रॉयल गार्ड से निपटना है और दूसरी तरफ ये स्टील ब्लड फ्रंट। सिल्वा कहता है कि हम हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठ सकते, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तभी हमारी इंग्लिश से एक धांसू आइडिया लेके सामने आती है। मिरिएला को तो आइडिया पसंद आता है, पर सिल्वा उससे रेकलेस यानी बिना दिमाग वाला कहता है। रानी तुरंत इंग्लिसे के सपोर्ट में उतर जाती है और कहती है कि भाई इसके दिमाग में हमेशा ऐसे ही खतरनाक और अटपटे प्लान्स आते हैं। भले ही सबकी राय अलग हो, पर सबको इंग्लिसे पर पूरा भरोसा है, इसलिए वो उसके प्लान के साथ आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। मिरिएला कहती है कि पहला कदम वो उठाएंगी। 4 दिन बाद सिल्वा का दिमाग चकरा जाता है जब वो इंग्लिसे और रानी को मेड आउटफिट्स में देखता है। भाई ये क्या नया फैशन है? मिरिएला समझाती है कि ये दोनों पार्ट टाइमर्स बनकर महल के अंदर घुसेंगी। इंग्लिसे अपना तशन दिखाते हुए कहती है कि जब स्टील ब्लड फ्रंट हमला करेगा तो वो वहीं उनकी पेटी बना देगी। सिल्वा उन्हें वार्न करता है कि ज्यादा हवा में मत उड़ो, तुम्हारा मेन काम महाराज और हाईलैंड एम्बेसडर को प्रोटेक्ट करना है। अगली रात वो दोनों एक खाने की ट्रॉली ढकेलते हुए कामयाबी से पार्टी के अंदर घुस जाती हैं। पार्टी फुल स्विंग में चल रही है और किंग कार्लियस अपनी ग्रैंड एंट्री मारते हैं। जब लोग उनका स्वागत करते हैं तो इंग्लिसे और रानी नोटिस करती हैं कि राजा के पास एक स्पेशल क्लास रूम है। रानी को लगता है कि राजा को प्रोटेक्ट करना तो बच्चों का खेल होगा, क्योंकि वो पक्का बहुत ताकतवर होंगे, पर इंग्लिसे मानती नहीं। वो समझाती है कि भाई अगर राजा अपनी ड्यूटी सीरियसली निभाता है तो उसके पास ट्रेनिंग का टाइम कहाँ होगा, उसे शायद अपना रूम चलाना भी ना आता हो। वहीं हाईलैंड एम्बेसडर एक बच्चा है जिसका नाम आइवल है, पर वो हाईलैंड का आर्च लॉर्ड है।
आइवल को एक हायरल मैनस मिलने वाली है ताकि देश की हालत सुधर सके, पर आइवल के चेहरे पे कोई खुशी नहीं दिख रही। राजा साहब रिपल के एक्सचेंज की बात करते हैं तो आइवल ठहाका मार के हंसने लगता है। वो कहता है कि तुम लोग एक डिफेक्टिव चीज दे के बदले में शांति मांग रहे हो, कितने बड़े मूर्ख हो। राजा भी उसके साथ हंसने लगते हैं और कहते हैं, हाँ मैं मूर्ख हूं, पर हाईलैंड की मदद के लिए शुक्रगुजार हूं। तभी अचानक एक बीस्ट हॉल का दरवाजा तोड़ के अंदर घुसता है और अफरा तफरी मचा देता है। रानी इंग्लिसे से कहती है, तैयार हो जा बहन, पर हमारी इंग्लिसे तो पहले ही मैदान में कूद चुकी है और 20 से भिड़ रही है। वहां खड़े नाइट्स दंग रह जाते हैं और पूछते हैं, अबे ये मेड कौन है? इंग्लिसे बड़े स्वैग से कहती है, मैं बस एक मेड हूं जो सफाई पसंद करती हूं और अब मैं इन मैजिसाइड बीस्ट्स का सफाया कर रही हूं। रानी अपनी बो लेके तैयार हो जाती है और जैसे ही इंग्लिसे उसे बचे कुचे बीस्ट का गेम ओवर करने को बोलती है, एक बीस्ट पीछे से रानी पे हमला करने वाला होता है, पर तभी आइवल एक मिस्टीरियस काली रोशनी से उसे ढेर कर देता है। इंग्लिसे ये देख के हैरान रह जाती है कि भाई ये कौन सा नया जादू है। नाइट्स हॉल को घेर लेते हैं ताकि कोई और लफड़ा न हो सके। तभी एक ढीठ नाइट चोरी छुपके आइवल को खंजर मारने की कोशिश करता है, पर इंग्लिसे बीच में आके हमला रोक लेती है। आइवल को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इंग्लिसे को डांटता है कि उसे रोकने की जरूरत नहीं थी, वो तो एक मामूली कीड़ा था जिसे मैं अकेले ही मसल देता। इंग्लिसे मुस्कुरा के माफी मांगती है और आइवल कहता है, चलो ठीक है। फिर आइवल अपनी उंगली से वही काली रोशनी निकालता है और उस नाइट के चेहरे के 2 टुकड़े कर देता है। सब शॉक में है, पर इंग्लिसे तो उल्टा क्यूरियस है। रानी तुरंत भाग के आती है, उसे इंग्लिसे की फिक्र है। आइवल इंग्लिसे की हिम्मत की तारीफ करता है, पर रानी को आइवल का ये नाइट को मारने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो कहती है, भाई ये तो बहुत ही घटिया टेस्ट है। तो आइवल पलट के जवाब देता है, घटिया टेस्ट तो तुम्हारा है, मुझे बुलाया और यहाँ मुझे मारने की कोशिश हो रही है। राजा गिड़गिड़ाने लगते हैं, कहते हैं कि ये हमला देश का प्लान नहीं था। वो सारा इल्जाम स्टील ब्लड फ्रंट पे डाल देते हैं, पर आइवल कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। वो राजा से कहता है कि अगर ये स्टील ब्लड फ्रंट है तो ये तेरी गलती है कि तूने हाईलैंड एम्बेसडर पे हमला होने दिया। राजा घुटनों के बल बैठ जाते हैं और माफी मांगते हुए कहते हैं कि मुझे जो सजा देनी है दे दो। आइवल कहता है कि सॉरी तो तब चलता है जब दोनों बराबर हो। एक हाईलैंडर और एक राजा में जमीन आसमान का फर्क है। तू तो बस नीचे रहने वाले इन पालतू जानवरों यानी लाइफ स्टॉक का लीडर है। फिर आइवल अपनी पावर यूज करके राजा का एक हाथ काट देता है, जैसे ये उसका सॉरी कहने का तरीका हो। इंग्लिसे और रानी तुरंत राजा के पास भागती हैं, उनका कटा हुआ हाथ उठाती हैं और रानी के गिफ्ट से उसे वापस जोड़ देती हैं। आइवल पूछता है कि अबे ये क्या नौटंकी चल रही है, तो इंग्लिसे समझाती है कि वो राजा का हाथ फिक्स कर रही हैं। आइवल कहता है, चलो ठीक है, पर बदले में मैं किसी और का हाथ काटूंगा, बस मजे के लिए। राजा कहता है कि मुझे कोई इलाज नहीं चाहिए फिर तो, पर इंग्लिसे खड़ी हो जाती है और अपने हाथ ऑफर करती है। वो आइवल की पावर का मजा चखना चाहती है। आइवल कहता है कि तेरे जैसी बिना रून वाली लड़की का हाथ मेरे किसी काम का नहीं, पर तुझे दर्द में रोते देखने में बड़ा मजा आएगा। इंग्लिसे बड़े सुकून से उसके पास जाती है और नोटिस करती है कि उसकी पावर में अलग अलग वेवलेंथ्स का मिक्सचर है। आइवल अपना नया नशा एक्टिवेट करता है उसका हाथ काटने के लिए, पर भाई कुछ नहीं होता। आइवल की तो बोलती ही बंद हो गई। वहां खड़े सारे नाइट्स का दिमाग चकरा गया है कि भाई ये हुआ क्या, ईवल की पावर इस लड़की पे काम क्यों नहीं कर रही। इधर अपनी इंग्लिश से थोड़ी टेंशन में है क्योंकि वो ईवल से अपनी असली ताकत छुपाना चाहती थी, पर उसका एथर शेल अपने आप एक्टिवेट हो गया। भाई बॉडी की ऑटो पायलट सेटिंग ही अलग लेवल की है। वो ईवल की पावर से इंप्रेस तो है, पर इस बात का दुख ज्यादा है कि इस चक्कर में उसकी फेवरेट मेड यूनिफॉर्म फट गई। बेचारी की मेहनत पे पानी फेर दिया इस नल्ले ने। इधर ईवल तो इतना शॉक में है कि उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे। इंग्लिश से एकदम उसके निकट जाती है और उसकी स्किल्स की तारीफ करती है, जिससे ईवल का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। वो अपने दोनों हाथों से पूरी जान लगा के हमला करता है, पर इंग्लिश की दीवार को खरोच तक नहीं आती। आसपास के लोग अब गुस्सुपुसु करने लगे हैं कि भाई क्या ये ईवल सच में इतना ताकतवर है जितना दिखता है, या बस हवाबाजी कर रहा है। इंग्लिश को समझ आ जाता है कि ये कोई आम माना नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक चीज है। ईवल फ्रस्ट्रेशन में 2 कदम पीछे हट जाता है। वो अकड़ के इंग्लिश को बताता है कि उसकी पावर का नाम माना रिफाइन है और उसके मुताबिक नीचे रहने वाले लोअर लैंडर्स इसे ब्लॉक कर ही नहीं सकते। पर इंग्लिश उसे उल्टा ज्ञान पेल देती है कि बेटा थोड़ा और सुधार करोगे तो शायद तुम्हारी पावर एथा के बराबर पहुंच जाए। ईवल का दही हो जाता है और वो पूछता है, अबे तू है कौन। वो एक और भयंकर अटैक ट्राई करता है, पर रिजल्ट वही 0। इंग्लिश के लिए ये बस एक ठंडी हवा का झोंका था। वो एक टेढ़ी स्माइल के साथ बोलती है, मैं तो बस एक मेड हूं जो एक बच्चे की रैगिंग कर रही है। ईवल चिढ़ जाता है और उसके दिल पे वार करने की कोशिश करता है, पर भाई फिर से वही गेम ओवर। इंग्लिश ईवल का हाथ पकड़ के मरोड़ देती है और उसे नानी याद दिला देती है। वो मजाकिया अंदाज में माफी मांगती है और कहती है, ले भाई ट्राई कर ले, मेरा हाथ काट के दिखा दे। ईवल गुस्से में चिल्लाता है कि अपनी असली पहचान बता, तो सिर्फ एक मेड नहीं हो सकती। इंग्लिश उसे चिढ़ते हुए कहती है, अरे मैं तो बस एक पार्ट टाइम मेड हूं जो रोटी पाने के लिए पैसे कमा रही है। ईवल समझ जाता है कि ये लड़की सीधा जवाब नहीं देगी, तो वो ऑर्डर देता है कि अपनी पावर दिखा और मुझ पे हमला कर। इंग्लिश से फिर से मजे लेती है कि अरे अभी तो तुझे राजा के बदले मेरा हाथ चाहिए था, अब क्या हुआ। ईवल कहता है कि उसे अब उस बात की परवाह नहीं, बस उस पर स्ट्राइक करो। इंग्लिश से भी लड़ने के लिए एकदम राजी थी, पर तभी बीच में कबाब में हड्डी बनकर राजा साहब आ जाते हैं। वो ऑर्डर देते हैं कि हाईलैंड एम्बेसडर पे हाथ मत उठाना, चाहे वो खुद ही क्यों ना मांगे।
ईवल राजा को मूर्ख बोलता है और शेखी भगाड़ता है कि वो यहाँ कोई दोस्ती बढ़ाने या रिलेशन सुधारने नहीं आया था। वो वॉर्न करता है कि उसका लीडर बहुत गुस्से में है और जल्दी ही इस देश की पेटी बनने वाली है। राजा हैरानी से पूछते हैं, तो फिर तो यहाँ आया क्यों है? ईवल एक कमीनी स्माइल देता है और तभी बाहर से जमीन हिलने लगती है। एक विशाल बैटलशिप प्रकट होता है जो महल पे हमला करने ही वाला है। इंग्लिसे को लगता है शायद ये स्टील ब्लड फ्रंट का जहाज है, पर ईवल ठहाका मार के हंसने लगता है कि बेटा ट्रैप सेट हो चुका है। वो बताती है कि स्टील ब्लड फ्रंट यानी कि हाईलैंडर्स के दुश्मन बहुत लफड़ा कर रहे थे, इसलिए उन्हें बाहर निकालने के लिए ये झूठी सेरेमनी रखी गई थी। राजा को तब रियलाइजेशन होता है कि हाईलैंडर्स को स्टील ब्लड फ्रंट के बारे में पहले से पता था। ये सारी सेरेमनी एक सफेद झूठ थी। उनका असली मकसद स्टील ब्लड फ्रंट को लालच देके बाहर निकालना और उनका खेल खत्म करना था। बाहर किंगडम के नाइट्स स्टील ब्लड फ्रंट के बैटलशिप पे टूट पड़ते हैं। महल के अंदर नाइट्स ईवल से सवाल करते हैं कि राजा के साथ ऐसा बुरा सलूक क्यों किया गया। ईवल बड़े आराम से कहती है, कोई रीजन नहीं है, तुम लोग बस यूजलेस यानी कि बेकार हो। नाइट्स ईवल को घेर लेते हैं ताकि उसे ढेर कर सकें। इंग्लिश से स्माइल करके बीच में कूदती है और कहती है, भाई ये ईवल ही असली विलन है जिसने राजा को धोखा दिया और उनका हाथ काट दिया। ईवल भी हाँ में सर हिलाता है। इंग्लिश से राजा की तरफ मुड़ती है और परमिशन मांगती है कि क्या मैं इस मुजरिम की धुलाई कर सकती हूँ। राजा कहता है, ईवल को मारना मत, बस उसे जिंदा पकड़ लो। इंग्लिश से वापस ईवल की तरफ मुड़ती है और बोलती है, अब हो जाए मुकाबला क्योंकि अब मामला बदल चुका है। ईवल भी एक्साइटेड है और कहती है कि वो ये खेल जल्दी खत्म कर देगी क्योंकि उसे और भी काम है। इंग्लिश से अपनी एथर शील्ड ऑन करती है और एथा पावर यूज करना शुरू करती है। ईवल देखता है कि इंग्लिश के चारों तरफ एक अजीब सा मैजिक घूम रहा है जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया। वो अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लेता है और इंग्लिश को चढ़ाते हुए बोलता है, आजा मुझ पे हमला कर, शर्मा मत। इंग्लिश उसे समझाती है कि ईवल का मैजिक चीजों को गायब कर सकता है। ईवल शॉक में है कि इसे मेरे बैरियर के बारे में कैसे पता। इंग्लिश से खुलासा करती है कि उसे सब दिख रहा है और वो ईवल को एडवाइस देती है कि अपनी पूरी पावर एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करो क्योंकि मैं वहीं हमला करूंगी। ईवल हंसने लगता है कि मैं इतना पागल नहीं हूं जो तेरी बात मानूं, अगर मैंने ऐसा किया तो तू कहीं और हमला कर देगी। पर इंग्लिश से उसे ढंग से रोस्ट करती है, अबे अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं कब का कर चुकी होती, ये फट्टूगिरी बंद कर। ईवल को गुस्सा आ जाता है और वो ना चाहते हुए भी उसकी एडवाइस मानता है और अपनी पूरी ताकत एक ही जगह जमा कर लेता है। वो इंग्लिश को ललकारता है, आजा फट्टू, दिखा अपनी दम। इंग्लिश से उसकी तरफ बिजली की रफ्तार से लपकती है और एथर से भरी एक ऐसी लात मारती है कि उसका बैरियर कांच की तरह बिखर जाता है। फिर वो एक और सॉलिड किक मारती है जो ईवल को महल की दीवार तोड़ते हुए सीधा बाहर फेंक देती है। तब उसे एहसास होता है कि ओहो, ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया। वो तुरंत रानी को पकड़ती है और महल से बाहर निकलती है ताकि बाहर मची तबाही को देख सके। वो उड़ती हुई मोटर बाइक्स को सीढ़ियों की तरह यूज करके ऊंची दीवारों पर चढ़ जाती है जहां से उसे स्टील ब्लड फ्रंट के बैटलशिप का एकदम क्लियर व्यू दिखता है। भाई इंग्लिश ने तो ईवल को फुटबॉल बना दिया। हमारी शेरदिल इंग्लिश एक भयंकर एथा स्ट्राइक उस बैटलशिप की तरफ फेंकती है, पर भाई ट्विस्ट तो देखो, सामने से एक और एथा स्ट्राइक आता है जो उसके अटैक को बीच हवा में ही डिफ्लेक्ट करके कैंसिल कर देता है। ये अचानक आया हुआ डिफेंडर कोई और नहीं बल्कि वही ब्लैक मास्क है। इंग्लिश नोटिस करती है कि लियोन और सिस्टिया उस बैटलशिप पर नहीं है। वो उन्हें बड़े स्वैग से ग्रीट करती है, अरे ये तो बस एक फ्रेंडली हेलो था, असली गेम तो अब शुरू होगा। ब्लैक मास्क भी फुल तशन में नीचे कूदता है उससे भिड़ने के लिए। वो इंग्लिश की हिम्मत की तारीफ करता है और पूछता है, बता वो हाईलैंड एम्बेसडर कहाँ छुपा बैठा है। इंग्लिश बिंदास बोलती है, मुझे क्या पता, तेल लेने गया होगा। ब्लैक मास्क मान जाता है कि लड़की में दम तो है। इंग्लिश को खुद पे पूरा भरोसा तो नहीं, पर वो टेस्ट करना चाहती है कि वो कितनी पानी में है। दोनों अपनी एथा पावर चार्ज करते हैं और एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, गुस्से, लाते और धमाके। इंग्लिश को समझ आ जाता है कि ये ब्लैक मास्क कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा नहीं है, इसकी स्ट्रेंथ तो नेक्स्ट लेवल है। इधर साइड में हमारी रानी अपना बो निकाल के उस बैटलशिप की बंद बजाने में लगी है। इंग्लिश एक सॉलिड पंच मारने की कोशिश करती है, पर ब्लैक मास्क डॉज करके उसे पीछे से दबोचना चाहता है, पर अपनी मैडम कहाँ हाथ आने वाली थी। वो तुरंत कट के उसके मुंह पे एक करारी लात जड़ देती है। ब्लैक मास्क बोलता है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, और इंग्लिश उसे ललकारती है, आजा बेटे, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। तभी इंग्लिश को एथा का एक अजीब सा फ्लो महसूस होता है जो उसके नॉर्मल एथा शेल से अलग है। ब्लैक मास्क एक लॉन्ग रेंज अटैक छोड़ता है जिससे बचने के लिए इंग्लिश को पीछे कूदना पड़ता है। उसे रियलाइज होता है कि ये तो एक एथा स्वॉर्ड है। ब्लैक मास्क ने अपनी एथा पावर को कंडेंस करके एक तलवार का रूप दे दिया है। इंग्लिश सोचती है कि भाई ये तो मैं भी कर सकती हूँ, पर उसे ये भी दिखता है कि ब्लैक मास्क ने अपनी पूरी बॉडी को एथा शेल से लपेट रखा है, जो फिलहाल उसके बस की बात नहीं लग रही। ब्लैक मास्क लगातार हमले करता है और इंग्लिश को पता है कि वो इस एथा स्वॉर्ड को ब्लॉक नहीं कर सकती, इसलिए वो बस मैट्रिक्स की तरह डॉज कर रही है। वो दिमाग लगा रही है कि इसकी करीब कैसे पहुंचे। भले ही उसके पास एथर शेल है, पर अगर इस तलवार से एक झटका भी लगा तो सीधा पेटी बन जाएगी। फिर भी वो ढीठ बन के अपनी खुद की एथा स्वॉर्ड निकालती है ताकि उसके वार रोक सके। ब्लैक मास्क उसका मजाक उड़ाता है कि तेरी ये कमजोर तलवार मेरी तलवार का क्या मुकाबला करेगी, पर ये तो इंग्लिश की चाल थी। वो बस उसके अटैक को थोड़ा स्लो करना चाहती थी ताकि वो उसके गार्ड के अंदर घुस सके। ब्लैक मास्क उसकी तलवार के चिथड़े उड़ा देता है,
पर उसी सेकंड का फायदा उठा के इंग्लिश उसे धक्का दे देती है और मौका देख के एक एथा स्ट्राइक पेल देती है। ब्लैक मास्क खुद को संभालने की कोशिश करता है पर फिर भी उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। उसे समझ आ रहा है कि मामला उसके हाथ से निकल रहा है। तभी रानी मोटर बाइक पे उड़ती हुई आती है और चिल्लाती है, इंग्लिश बच के, कुछ बहुत भयंकर आ रहा है। अगले ही पल आइवल आसमान से सीधा जमीन पे लैंड करता है। इंग्लिश का रिएक्शन एकदम ठंडा है। अच्छा तू बच गया, चल बढ़िया है। आइवल गुस्से में ब्लैक मास्क की तरफ मुड़ती है और कहती है, अब मैं तेरी और तेरे सारे दोस्तों की बैंड बजाऊंगा। तभी सिस्टिया वहां मोटरसाइकिल पे प्रकट होती है। ब्लैक मास्क उससे उसकी पावर मांगता है और वो हाँ करके वेपन फॉर्म में बदलने लगती है, अपनी पूरी शक्ति ब्लैक मास्क को देते हुए। इंग्लिश तो ये हायरूल मेनेस ट्रांसफॉर्मेशन देख के सुपर एक्साइटेड हो गई है, जैसे कोई बच्चा मेला देख रहा हो। आइवल इसे रोकने की कोशिश करता है पर एक तेज रोशनी उसे रोक देती है। जब धुआं साफ होता है तो ब्लैक मास्क के हाथ में सिस्टिया का वेपन फॉर्म होता है, एक इंद्रधनुष जैसा चमकता हुआ भाला। ब्लैक मास्क अटैक के लिए तैयार होता है और आइवल अपना बैरियर खड़ा कर लेता है। वो शेखी बगाड़ता है कि जैसे ही ये भाला मेरे बैरियर को छुएगा ये गायब हो जाएगा। पर भाई ब्लैक मास्क तो बैरियर को ऐसे चीरता हुआ निकल गया जैसे मक्खन हो और सीधा आइवल के कंधे को छू लिया। अचानक आइवल की बॉडी का वो हिस्सा गायब हो जाता है। ब्लैक मास्क उस भाले से आइवल की पूरी बॉडी साफ कर देता है और आखिरी बार उसके मुंह पे करके उसका खेल खत्म कर देता है। रानी ये देख के बुरी तरह डर जाती है और इंग्लिश से पूछती है, अब हम क्या करेंगे? पर इंग्लिश एकदम ढीठ और दिमाग से काम लेती है और वहां से कट लेने का फैसला करती है। दूसरी तरफ सिल्वा भाग के मिरिएला और बाकी स्टूडेंट्स के पास पहुंचता है। वो खुलासा करता है कि नाइट्स जो रिपल को ले जाने आए थे वो वापस महल चले गए हैं। मिरिएला को यह मौका सही लगता है और वो लियोन को इशारा करती है कि प्लान शुरू करो। लियोन अपनी तलवार से एक दूसरी डायमेंशन खोलती है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि रिपल को उनकी शक्ति सोखने दे ताकि वो मैजिक साइड बीस्ट्स को समन कर सके। रिपल सिल्वा और मिरिएला का माना एब्जॉर्ब करती है और उन्हें गुड लक बोल के बेहोश हो जाती है। सिल्वा सबको ऑर्डर देता है कि रिपल के चारों तरफ एक घेरा बना लो। मैजिक साइड बीस्ट्स एक एक करके टपकने लगते हैं और स्टूडेंट्स उनकी पेटी बनानी शुरू कर देते हैं। अचानक लाइसलॉथ के पंख गायब हो जाते हैं और एक बीस्ट उस पे हमला करने वाला होता है, पर लियोन सही टाइम पे आके उसे बचा लेती है। बीस्ट्स की तादाद बढ़ती जा रही है और लियोन अपनी लिमिट तक पहुंच जाती है। डायमेंशन गायब हो जाती है और वो वापस असली दुनिया में आ जाते हैं। मैजिक साइड बीस्ट्स एकदम उनके सर पे पहुंच गए हैं। तभी अचानक लाइटनिंग बीस्ट्स प्रकट होते हैं और उन मैजिक साइड बीस्ट्स का कचरा कर देते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि वही लियोन है। वो बोलता है, भाई बातें तो बहुत करनी है पर अभी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। वो बीच में एक बॉल फेंकता है जो माना मिस्ट छोड़ने लगती है, जिससे उनका माना रिकवर हो सके। लियोन फिर से लियोने को उन्हें डायमेंशन में डालने को बोलता है और वो वैसा ही करती है। भाई लियोन की एंट्री ने तो पूरा सीन ही बदल दिया। फिर मिरिएला और सिल्वा के साथ मिलकर वो रिपल को माना से ठोसना शुरू कर देते हैं। भाई इतना माना भर दिया कि डायमेंशन ही फट गई। धमाका इतना सॉलिड था कि कई लोग तो वहीं ढेर हो गए। और इसी बीच रिपल एक विशाल मैजिसाइड बीस्ट को समन कर देती है। सबकी हवा निकल जाती है जब वो सामने प्रिज्मार नाम के उस पहाड़ जैसे राक्षस को देखते हैं। मिरिएला तुरंत एक्शन में आती हैं और लियोन और लाइसलॉट को ऑर्डर देती हैं कि बेहोश लोगों को यहाँ से काट लो, जबकि लियोन द बॉय अपने आर्टिफैक्ट को जंग के लिए चार्ज करने लगता है। मिरिएला हमारी युवा को बोलती है कि बेटा जाके उस प्रिज्मार को बिजी रख, तब तक मैं स्कूल पे बैरियर लगाती हूँ। युवा बेचारी रो रो के कहती है कि डर लग रहा है, पर मिरिएला उसे झड़क देती है कि नौटंकी बंद कर और काम पे लग। युवा दबे पांव प्रिज्मार की तरफ बढ़ती है। उसे लगता है कि वो उसे देख नहीं रहा, पर वो राक्षस तो उसकी हर एक मूवमेंट पे नजर गड़ाए बैठा है। प्रिज्मार हमला शुरू करता है और युवा अपनी जान बचा के ऐसे भागती है जैसे पीछे कुत्ते पड़े हों। लियोन इतना चार्ज हो जाता है कि प्रिज्मार पे एक तगड़ा अटैक फेंक सकता है। युवा भी एक पंच मारती है जिसकी लियोन तारीफ करता है कि भाई ये तो एकदम इंग्लिशी जैसा सॉलिड पंच था। पर युवा को रियलाइजेशन होता है कि कुछ गड़बड़ है। उसके पंच का राक्षस पे घंटा असर नहीं हुआ। तभी अचानक वो धंसने लगती है। प्रिज्मार की बॉडी उसे अंदर खींच रही है। मिरिएला तुरंत एक प्रोटेक्टिव वॉल बनाती है ताकि वो बीस्ट के अंदर सेफ रहे और अब्सॉर्ब ना हो जाए। लियोन अपने आर्टिफैक्ट से एक और बिजली वाला झटका तैयार करता है, पर प्रिज्मार अपनी आंखों से लाइसलॉट और दूसरे लियोन पे हीट रेस छोड़ देता है जो बेहोश बच्चों को ले जा रहे थे। शुक्र है लियोन द बॉय सही टाइम पे पहुंच गया और अपने आर्टिफैक्ट से उन रेस को ब्लॉक कर दिया। ब्लास्ट इतना भयंकर था कि लियोन द आर्टिफैक्ट चकनाचूर हो गया। लियोन द गर्ल परेशान होकर पूछती है, ठीक तो है ना तू? तो वो कहता है, मैं तो फिट हूं, पर अब लड़ने के लिए मेरे पास लाठी भी नहीं बची। युवा पहले ही प्रिज्मार के पेट में है, पर मिरिएला कहती है कि टेंशन मत लो, उनका बैरियर उसे एब्जॉर्ब होने से बचा रहा है। वो सिल्वा से रिपल की हालत पूछती हैं तो वो बताता है कि अब वो माना एब्जॉर्ब नहीं कर रही, मतलब ये लास्ट मैजिसाइड बीस्ट है जिसे पैक करना बाकी है। सिल्वा को लगता है कि शायद रिपल जाग के उनकी हेल्प करेगी, पर लियोन बोलता है कि उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो अपनी पावर यूज कर सके। मिरिएला कहती है कि ये प्रिज्मार अभी अपने फुल फॉर्म में नहीं पहुंचा है, तो इसे अभी रोकना होगा वरना गेम ओवर हो जाएगा। प्रिज्मार फिर से हीट ब्लास्ट तैयार कर रहा है, तो मिरिएला लियोन को ऑर्डर देती है कि सबको दूसरी डायमेंशन में ले जाओ, मैं अकेली इसे देख लूंगी। वो उन्हें भरोसा दिलाती हैं कि वो संभाल लेंगी।
लियोन डायमेंशन खोलता है और मिरिएला उसे शील्ड करने को बोलती है, पर वो ढीठ बना रहता है। दोनों मिलकर प्रिज्मार के अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं, पर उनकी पावर कम पड़ रही है। तभी एंट्री होती है हमारी असली हीरो इंग्लिसी की। वो आते ही प्रिज्मार को एक ऐसी लात मारती है कि वो सीधा हवा में उड़ जाता है, पर वो ज्यादा दूर नहीं जाता और वापस नीचे गिरते हुए इंग्लिसी पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। इंग्लिसी रेडी है, पर वो हीट रेस कई टुकड़ों में बट के शहर की तरफ लपकती हैं। इंग्लिसी अपनी इंसेन स्पीड यूज करके उन सारी रेस को पंच मार मार के शहर से दूर फेंक देती है। नीचे खड़े लोग तो उसका साया तक नहीं देख पा रहे। दोनों जमीन पर लैंड करते हैं और इंग्लिसी तो इतनी एक्साइटेड है जैसे उसे उसका मनपसंद खिलौना मिल गया हो, जिससे वो कब से लड़ना चाहती थी। मिरिएला उसे डांटती है कि फोकस कर बहन। वो उसे प्रिज्मार के अंदर चमकती रोशनी दिखाती है जो असलियत में युवा है, और वॉर्न करती है कि संभल के, कहीं दोस्त को ही ना पैक कर देना। इंग्लिसी प्रिज्मार की तरफ भागती है। उसका प्लान है युवा के चारों तरफ अटैक करके उसे बाहर निकालना। प्रिज्मार हवा में पंचेस की बारिश कर देता है। इंग्लिसी डॉज तो कर रही है, पर वो जानती है कि सिर्फ बचने से काम नहीं चलेगा, तो वो फैसला करती है उसके एक भारी भरकम मुक्के को रोकने का। मुक्का इतना भारी है कि उसे पूरी जान लगानी पड़ रही है, पर लड़की फुल ऑन मजे ले रही है। फिर शुरू होती है दोनों मॉन्स्टर्स के बीच सुपर स्पीड मुक्केबाजी। इंग्लिसी हिट्स ब्लॉक तो कर रही है, पर उसे करीब जाने का मौका नहीं मिल रहा। वो हवा में उछलती है और एक एथर पियर्स शूट करती है, पर प्रिज्मार उसे थप्पड़ मार के दूर कर देता है। वो एथर स्ट्राइक मारती है, वो भी डॉज हो जाता है। मिरिएला चिल्लाती है, जल्दी कर, युवा का बैरियर हल्का हो रहा है, वरना वो बीस्ट का नाश्ता बन जाएगी। इंग्लिसी के दिमाग में एक टेक्निक है, पर उसके लिए उसे बीस्ट के एकदम चिपक के जाना पड़ेगा। तभी अचानक रानी आसमान में तीर छोड़ती है जो कई टुकड़ों में बंटकर प्रिज्मार पे बरसने लगते हैं। लाइजलॉट और लियोन भी अपने हथियार लेके बीस्ट पे टूट पड़ते हैं। सारी लड़कियां मिलकर प्रिज्मार का ध्यान भटकाती हैं ताकि इंग्लिसी को मौका मिल सके। इंग्लिसी एक सॉलिड लात मारती है जिससे प्रिज्मार हवा में उछल जाता है। फिर वो पीछे से एथर स्ट्राइक छोड़ती है। उसे पूरा भरोसा है कि हवा में ये राक्षस डॉज नहीं कर पाएगा। रानी चिल्लाती है, गो इंग्लिसी, इसकी पेटी बना दे। पर इंग्लिसी उल्टा बोलती है। वो राक्षस को मोटिवेट करती है कि बेटा टिके रहना और इस अटैक को झेलने की कोशिश करना, जिससे सुन के सबका दिमाग घूम जाता है। इंग्लिसी कूद के करीब जाती है और अपना एथर ब्रेकर जड़ देती है, जिससे प्रिज्मार की बॉडी कांच की तरह बिखर के फटी फटी हो जाती है। सबने चैन की सांस ली कि चलो तबाही खत्म हुई, पर सब इंग्लिसी को ढूंढ रहे हैं। तभी वो युवा को अपनी गोद में उठाए प्रकट होती है। पूरा ग्रुप भाग के उसे बधाई देता है। लियोन द बॉय इसी मौके का फायदा उठा के वहां से कट लेता है। लियोन द गर्ल उसे देख लेती है, पर दोनों बस एक दूसरे को देख के मुस्कुरा देते हैं। कुछ दिन बाद राजा साहब रानी और इंग्लिसी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उनका ध्यान रखा। वो कहते हैं कि भाई, इंग्लिसी ने जिस तरह इवल को धोया और स्टील ब्लड फ्रंट को भगाया, मैं तो फैन हो गया हूँ। इसलिए वो उसे रॉयल गार्ड का नया कमांडर बनाना चाहते हैं। दोनों लड़कियां शौक में हैं और गार्ड्स ने तो अभी से तालियां बजाना शुरू कर दिया है अपने नए बॉस के लिए। पर हमारी इंग्लिसी खड़ी होती है और इस ऑफर को ठोकर मार देती है। भाई, इतना स्वैग! अगला वीडियो जरूर देखना। मिलते हैं अगली बार।